अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम हर जुम्मतुल मुबारक को। आपके साथ हम होते हैं और प्रोग्राम हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो। आपके जो लाइफ के मसाइल हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोग्राम से मदद मिल सके। और कई मरतबा इसको हम जो ओवर इंथुजियास्टिक हम हो जाते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है और इसीलिए हम आपसे थोड़ी डिले से मुलाकात कर रहे हैं। मुझे बहुत सारी कॉल्स आ रही थी और मुझे पता था कि वो ये पूछना चाह रहे हैं कि आप अभी तक जो है विलिंग वेज के फेसबुक पेज पे क्यों नहीं आए। तो मैंने कहा अब जवाब देने का बेहतर तरीका यही है कि ख़ुद जो है अपना चांद सा मुखड़ा लेके हम यहाँ पे आ जाएं। तो ये मैंने ज़रा ओवर बात कर दी। तो प्रोग्राम जो है आप जानते हैं कि यू आस्क्ड फॉर इट प्रोग्राम होता है और डॉक्टर सदाकत हमारे साथ होते हैं। आज भी साथ हैं हमारे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। और नाजरीन ये भी बताता चलूँ कि मिस शुमाइला जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं विलिंग वेज की, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं हमारी सीनियर, वो भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस शुमाइला। आज डॉक्टर सदाकत और मिस शुमाइला जो मसले की तरफ हम तवज्जो चाहते हैं वो ये है कि नौजवान जो हैं, बच्चे जो हैं वो बड़े हो रहे होते हैं और माँ बाप का जो उनसे तालमेल होता है अब वो कुछ उस नौइयत का ही चल रहा होता है जिसमें बच्चों को डरा धमका के ज़ोर ज़बरदस्ती से हम बिठा भी लेते थे, सुला भी लेते थे, खिलौना दे के बहला भी लेते थे। मगर जब बच्चे टीन्स में आ जाते हैं और बड़े हो जाते हैं तो कुछ मसाइल नज़र आने लगते हैं। आज जो केस हम बाद में डिस्कस करेंगे उसके मैं आपको सेलिएंट फ़ीचर्स यानी कि कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि आप उसको एक ज़रा अहाता से कर सकें। पहली बात तो ये है कि ये जिस नौजवान का हम जिक्र कर रहे हैं इसने कुछ ड्रग्स में भी पड़ गया है। नंबर 2, ये अपने माँ बाप के कहने सुनने में अब नहीं है। नंबर 3, ये उनको धमकियाँ भी देता है, कभी सेल्फ हार्म की धमकी देता है, कभी उनको कहता है कि मैं आपको मारूंगा, वायलेंस की भी देता है धमकी, और कोई जो है ना फ़िज़िकल अब्यूज़ और वर्बल अब्यूज़ उसका निशाना भी बनाता है। और साथ में जो है ये घर से भागने के भी मसाइल से दो चार अपने आप को कर रहा है। ये जो सारा एक पहलू है और माँ बाप की मोहब्बत भी है उसके साथ और साथ में उसे डर भी रहे हैं, यानी कि उसको इनेबल भी कर रहे हैं, उसकी बात मान भी रहे हैं, डर भी रहे हैं। ये एक सिनेरियो है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये काफ़ी गंभीर नज़र आता है। माँ बाप की जो इस्तात है और जो समझ बूझ है उससे कई दफ़ा ये बात इतनी बढ़ जाती है कि द फैमिली बिकम्स डिसजॉइंटेड, पैरालाइज्ड एंड डिसफंक्शनल एंड दे आर क्राइंग फॉर हेल्प। What would you say about that? भाई ये जो घर से भाग जाने का मसला है ये वैसे ही दुनिया में बहुत ज़्यादा होता है। टीन एज में हर 6 में से एक नौजवान एक्चुअली घर से भागता है। भागने की धमकियाँ इससे कहीं ज़्यादा बड़ी तादाद में नौजवान देते हैं और दिल में खुफिया सी एक तमन्ना घर से भागने की तो तकरीबन सब टीन एजर्स में होती है। मैं बहुत दफ़ा स्कूलों में भी गया हूँ और मैंने क्लासरूम्स में तलबा से पूछा कि भाई आप में से किस किस का दिल घर से भाग जाने को चाहता है, तो तकरीबन सारी क्लास हाथ खड़ा कर देती है। ये क्या है? ये एडवेंचरिज्म है, ये एस्केपिज्म है, ये क्या है? ये एक फैंटेसी सी है क्योंकि कहीं तपिश महसूस हो रही होती है करीब में रहने वाले इंसानों की, एक दूसरे के लिए तपिश सी महसूस होती है और उस तपिश में जब कोई हल नज़र नहीं आता तो भाग जाना जो है वो एक तयशुदा हल नज़र आने लगता है। जैसे अमीबा आपको पता है? जी, वो एक ऑर्गेनिज्म है। हाँ, तो उसकी तरफ अगर कोई आँच आए तो वो दूसरी तरफ लुढ़कना शुरू कर देता है क्योंकि उसमें चलने की तो सलाहियत नहीं होती, वो बस लुढ़कता हुआ दूसरी तरफ चलना शुरू हो जाता है। जी, तो इंसान अमीबा तो नहीं है लेकिन इंसान भी बहुत से सेल से बना हुआ एक ऑर्गेनिज्म है जी, और आँच से दूर भागता है। ठीक है। लोग बहुत ज़्यादा रनवे को एक सोल्यूशन की तरह लेते हैं क्योंकि इससे इमीडिएटली तपश कम हो जाती है। आप देखिए कि इवन ख़वातीन जो है वो मैके जाने की बात करती हैं
लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट जो करते हैं, सुख का सांस निकालने जाते हैं। हाँ, तो लोग जो है देहातों से शहरों की तरफ या एक मुल्क से दूसरे मुल्क की तरफ जाते हैं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं उस तपश की वजह होती है। और कभी कभी तो ये जो रन अवे है यानी एक तपश वाली जगह से दूसरी जगह चले जाना, तो इसकी साथ साथ कहीं एक और चीज़ भी ऐड हो जाती है जिसे हम कहते हैं रन टू, कि कहीं दूर अट्रैक्शन भी नज़र आ रही होती है उफुक के उस पार। चलो चलो दुबई चलो, हाँ, ये फिनोमेना था। फिर अमेरिका जाने का, कनाडा सेटल होने का शौक़। तो ये सब चीज़ें रन टू और रन अवे, ये इसकी कम्बिनेशन कहीं होती है। और जिस नौजवान का आप जिक्र कर रहे हैं, तो ये ड्रग्स भी अगर इस्तेमाल करता है, तो ड्रग्स इस्तेमाल करते करते जब एडिक्शन आ जाती है जी, तो अंदर ही बड़ी तपश होती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, क्योंकि टॉक्सिन्स और जहरीले मादे ड्रग्स यूज करने से तो सुकून ही सुकून हो जाना चाहिए। वो तब होता है जब एडिक्शन की बीमारी नहीं होती। अगर कोई ड्रग यूज़ करता है और उसे अभी एडिक्शन की बीमारी नहीं हुई और जिस्म उसका ड्रग्स को नॉर्मली प्रोसेस कर रहा है, तो फिर उसको ड्रग यूज़ करने से सुकून मिलेगा या जो उसका डिज़ायर्ड पर्पज़ है वो मिलेगा। लेकिन अगर उसके अंदर जिस्म में जो ड्रग की प्रोसेसिंग है, जैसे खाना हमारे जिस्म में जैसे खाना हमारे जिस्म में जाके प्रोसेस होता है, तो इसी तरह जो ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं, जो कुछ भी हम लेते हैं मेटाबोलाइज होते हैं, उसका ये दूसरा वर्ड है। तो जो इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, जैसे डायबिटीज़ में आप देखते हैं कि लोग जब कार्बोहाइड्रेट्स या मीठी चीज़ें खाते हैं तो उनकी शुगर बढ़ जाती है। तो ये एक मेटाबॉलिज्म की बीमारी है, मेटाबॉलिज्म की एक एरर है, कमज़ोरी है। या दिल की बीमारी में जो कोलेस्ट्रॉल पहले बढ़ना शुरू होता है, जिससे दिल की बीमारी होती है, या खून के अंदर से नालियाँ सख्त हो जाती हैं, तो ये भी मेटाबॉलिक एरर है जी। तो एडिक्शन भी एक फ़िज़िकल बीमारी है एक्चुअली, जो कि आप यूँ समझें कि ये अजीबोगरीब बंदा बन जाता है जिसके दिमाग में हर वक्त ये ख्याल रहता है कि वो ड्रग यूज़ करे और उसका जिस्म ड्रग्स के ख़िलाफ़ चलने लगता है, बरसरे बेकार हो जाता है और वो उनको फ़ौरन बॉडी या कोई दुश्मन चीज़ समझ के तबाह करना शुरू कर देता है। और दिमाग कहता है कि तुम तबाह करोगे वो दवा या वो ड्रग जो मैं ले रहा हूँ, तो मैं और जो है मांगूंगा, मैं और बंदोबस्त करूँगा। ये ऐसी है जैसे आपके घर में कोई मेहमान आया हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, लेकिन आपकी बीवी को बहुत बुरा लगता हो, तो उससे जो सिविल वॉर सी घर में पैदा हो जाएगी। तो ड्रग एडिक्शन भी वो सिविल वॉर है, जो गर्दन से ऊपर हिस्सा है वो और ड्रग मांगता है, दीवाना है ड्रग्स का, और जो गर्दन से नीचे जिस्म है वो उसको तबाह करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए तोला रहता है। तो इसको बुनियादी तौर पर एडिक्शन का डिजीज़ कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसमें फिर एक बात ये होती है कि जब जिस्म ड्रग्स के ख़िलाफ़ चलता है, जो कि ज़्यादातर लिवर इसमें या जिगर इसमें इन्वॉल्व होता है, तो जब जिगर ड्रग्स को तबाह करता है तो सिर्फ तबाह नहीं करता, उसके दौरान ही उस हिस्से में जबकि वो ये अमल कर रहा होता है कोई जहरीले मादे हो जाते हैं, जिससे कि चिड़चिड़ापन होता है अगर कोई चरस इस्तेमाल कर रहा है, या दिमाग में ख़यालात फिर बड़े ख़राब हो जाते हैं। और शराब का अगर इस्तेमाल है तो उसमें फिर जो जहरीले मादे पैदा होते हैं उससे और शराब की क्रेविंग होती है, या बार बार एक ही बात दोहराने का अमल शुरू हो जाता है, एब्यूसिव हो जाता है, बंदा सही दिखाई नहीं देता, सही सुनाई नहीं देता, उठ के चला भी नहीं जाता, मत मारी जाती है बहुत बुरी तरह। तो एडिक्शन और अल्कोहलिज्म एक बीमारी है जिसमें जिस्म में एक फसाद बर्पा होता है, मेटाबॉलिक एरर आ जाती है। यूँ समझे कि ये बंदा ड्रग्स या अल्कोहल इस्तेमाल करने के लिए फ़िट नहीं रहता। सही। मिस शुमाइला, ये अब जो एक लेटेस्ट रिसर्च चल रही है, जो डॉक्टर सदाकत बात कर रहे हैं, इन्होंने जिगर का जिक्र किया, एक अंदर जो है खाना जंगी चल रही है कि नारकी हो गई है, दिमाग कुछ कह रहा है, नीचे नीचे जो है वो जिगर कुछ कर रहा है। अभी एक रिसर्च जो है वो मैं देखता हूँ कि MRI जब से आई है तो उन्होंने ब्रेन स्टडीज़ की हैं और उन्होंने ये भी देखा है कि इवन ब्रेन के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं वो भी मुतासिर हो जाते हैं, वहाँ पे भी तोड़ फोड़ का अमल हो जाता है। जी बिल्कुल। बुक्स जो है वो स्ट्रक्चरल चेंजेस का वर्ड इस्तेमाल करती हैं कि ड्रग यूज़ से ब्रेन में स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं, जो कि फिर फंक्शनल चेंजेस का भी जिम्मेदार ठहरती है। मेरा एक सवाल सर से ये है, मैं यह कहना चाहूँगा बात कि
जब कोई ड्रग यूज़ करता है तो उसके दिमाग में जो असली तब्दीलियाँ वाक़या होती हैं, फिज़िकल चेंजेस वाक़या होती हैं, वो ऐसे ही होती हैं जैसे आम का अचार डालने से पहले तो वो आम होता है, लेकिन अचार के बाद वो वापस आम नहीं बन सकता। वो तब्दीलियाँ इतनी पायदार होती हैं। जैसे खीरे का भी अगर आप अचार बनाएं तो वो बाद में खीरा नहीं रहता है, वो खीरे का अचार बन जाता है। बिल्कुल सही। दूसरी बात ये कि सबसे बेहतर ये चीज़ है कि ड्रग्स के साथ ये पंगा ना लिया जाए। बीच में एक जोक आ गया है, सुनाइए। वो सर कहते हैं कि मर्च चाहे कितना भी मिर्च की तरह तेज़ हो, जो बीवी है वो उसका अचार डाल देती है। हाँ, तो ये तो आम देखने में आता है ना। लेकिन मैं आपको बताऊं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। यानी 40 साल हो गए हैं मुझे नशे के मरीज़ों का इलाज करते हुए, और 40 साल के बाद मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेहरबानी करें नशा शुरू ही ना करें, क्योंकि ये हाथों की गिरा जो दी होती है, जो दांतों से खोलनी पड़ती है, और ये फिर आसान काम नहीं होता। बेहतर है कि ड्रग्स से दूर रहें। अगर कोई मसला है तो डॉक्टर से रजू करें। अगर कोई मूड और मिजाज का मामला है तो हमेशा कहीं ना कहीं आपको रुजू करने की ज़रूरत होती है, जो कि ज़्यादातर लोग नहीं करते। समहाउ इंसानों को पता भी होता है कि उनका मसला किसी जगह हल हो सकता है, तो वो उस जगह रुजू करने में बहुत देर कर देते हैं। जैसे वो कहते हैं ना, मैं देर कर देता हूँ हर काम के करने में, हमेशा देर करता हूँ। सर, ये अभी जो आप बात कर रहे हैं, इससे यानी प्रिवेंशन की जो बात आप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर दो चीज़ें मेरे जहन में आ रही हैं जो पहले आपने बात की। एक तो ये कि रन अवे या ड्रग्स एक अवॉइडेंस का बिहेवियर है जो कि ठीक नहीं है, यानी उस टाइम पर हम क्विक फिक्स के तौर पर अवॉइड कर रहे होते हैं अपनी प्रॉब्लम से। एंड दूसरी जो भी बात आपने की कि प्रिवेंट करना चाहिए, तो मतलब मुझे प्लीज़ इसमें हेल्प कीजिएगा कि हमें ये फिर सीखना है लाइफ स्किल्स के थ्रू कि लाइफ में अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे वो पेरेंट्स हों, वो टीन्स हों, एडल्ट्स हों, कि लाइफ में अवॉइडेंस बेटर ऑप्शन नहीं है, और ये हमें कोई बताए और सिखाए कि जब लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आनी है जिन्होंने रुकना नहीं है, दे हैव टू कम, तो फिर हम उसको एमिकेबली कैसे मैनेज करें। पहली बात तो ये है कि अप फ्रंट कर सकते हैं। ये जो हम 4 साल की उम्र में बच्चों को स्कूल भेजते हैं, यानी तालीम इतनी अहम है, तो लाइफ स्किल्स भी इसी उम्र से सिखानी शुरू करनी चाहिए। और अब दुनिया में ये रवाज आने वाला है, बल्कि शुरू हो चुका है, कि बच्चों को लाइफ स्किल्स सिखाई जाती हैं। बच्चों को बातचीत करने के तरीके से लेके सिखाए जाते हैं, बच्चों को स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाई जाती है, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट सिखाई जाती है कि वो अपनी ज़िंदगी और इर्द गिर्द के माहौल को कैसे ऑर्गेनाइज़ करें, टाइम मैनेजमेंट है, और अपने बिहेवियर पे नज़र रखना। ये सारी चीज़ें लाइफ स्किल्स हैं जो कि प्रोएक्टिवली अगर सिखा दी जाएं बच्चों को तो वैक्यूम नहीं रहता, क्योंकि ना वैक्यूम होगा ना उसे मसनूई रवैये या क्विक फिक्सेस के ज़रिए कोई भरना चाहेगा। क्योंकि जब बच्चे अंदर से भरे हुए होंगे तो वो अपनी ज़िंदगी में जो मुश्किलात हैं उनको अप फ्रंट आगे बढ़ के वो फेस करना चाहेंगे, वो उनसे घबराएंगे नहीं, वो चैलेंजेस को ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा समझेंगे, वो चैलेंजेस से दूर नहीं भागेंगे, वो चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी समझेंगे। चैलेंजेस जब आते हैं मिस और डॉक्टर साहब, तो कई दफ़ा जो है हम मफलूज से हो जाते हैं, हम जो है अपने काम काज नहीं कर पाते, डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप में चले जाते हैं। तो कोई ऐसी लाइफ स्किल्स भी हैं जो कि हमें उन जो इनसे जो जज्बात आ रहे हैं, नेगेटिव जज्बात आ रहे हैं, वो भी मैनेज कर सकें और अपनी लाइफ को भी आगे बढ़ाते रहें। देखिए, ये ईमानियात पे डिपेंड करता है कि आपने सोच क्या रखा था। देखिए, जब भी हम इंसान एक दूसरे को मिलते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं क्या सब खैरियत है, यानी आप खैरियत से हैं। हाँ, पूछते हैं। अच्छा, ये इसके पीछे कोई तमन्ना है बहुत ज़्यादा कि हर वक्त हमारे इर्द गिर्द या हमारी ज़िंदगी में खैरियत होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि आज से 25-26 साल पहले मैं मरी गया, सदाकत क्लिनिक मरी में है, आप जानते हैं, वो जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट है, जिसके बाद हमने फिर विलिंग वे स्टार्ट किया कोई 15 साल पहले जी। अच्छा, मैं मरी गया तो वहाँ पे 25 साल पहले अभी माहौल थोड़ा मुख्तलिफ था आज की निस्बत, और मैं वहाँ के डायरेक्टर हैं डॉक्टर गौहर रहमान खटक, जो उस वक्त डायरेक्टर थे। अच्छा। तो उनके साथ मैं मरी माल रोड पे घूमने गया,
तो वो हर दूसरे या तीसरी जगह पे उनको जहाँ भी कोई टेलीफोन की फैसिलिटी, लैंड मोबाइल नहीं था उस वक्त, मोबाइल नहीं था उस वक्त, तो उनको नज़र आया तो वो वापस क्लिनिक में फ़ोन करके पूछते थे कि सब खैरियत है। और जब वो 5-6 दफ़ा ऐसे कर चुके तो मैंने उनसे पूछा कि ये आप बार बार फ़ोन करके ये क्यों पूछते हैं कि सब खैरियत है? कहते हैं मैं नॉर्मली तो निकलता ही नहीं क्लिनिक से, लेकिन अब मैं चूँकि आप आए हुए हैं तो मैं आपके साथ यहाँ वॉक करने के लिए निकला हुआ हूँ, तो मुझे बार बार ख्याल होता है कि पीछे कहीं उनको मेरी कोई ज़रूरत तो नहीं होगी। मैंने कहा ये तो अच्छा है कि आप पीछे पूछते हैं कि अगर ज़रूरत है तो आपकी वो पूरी हो जाए, लेकिन आप ये क्यों कहते हैं कि सब खैरियत है? कहते हैं एक्चुअली मेरी शदीद तमन्ना होती है कि पीछे सब खैरियत होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि एक एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर में अगर ये कहा जाए कि सब खैरियत है तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई काम धंधा करने का हमारे पास नहीं है। कहते फिर, तो मैंने कहा आप ये जो बिल्कुल शदीद तमन्ना है ना सब खैरियत की, ये बिल्कुल छोड़ दें। ज़िंदगी में आप प्रॉब्लम्स को वेलकम करते हैं। मैंने कहा देखिए एक क्रिकेट का खिलाड़ी है जो विकेट पे खड़ा है और दूर से भागता हुआ बाउंड्री से एक फास्ट बॉलर आता है, खतरनाक अज़ाइम के साथ वो बॉल फेंकता है, तो आप उस प्रॉब्लम को जो है बहुत दिलो जान से फेस करने के लिए तैयार होते हैं। और अगर आप ऐसा तैयार नहीं तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप विकेट से पीछे हट जाएं, बोल्ड हो जाए, तो बोल्ड हो जाएंगे आप। और ये आप चाहते नहीं तो फिर आप खड़े रहते हैं और जो मिनिमम पॉसिबल आपका एक्शन होता है वो ये होता है कि बॉल को आप टच करके कोई दाएं बाएं जाने दें। उससे बेहतर ये है कि फिर आप इतना दूर भेजें गेंद को कि कोई एक स्कोर कर लें या मौका लगे तो 2 या 3, और अगर आपको कहीं उसमें अपॉर्चुनिटी नज़र आती है तो फिर आप चौका लगाएं, नहीं तो छक्का लगाएं। तो लाइफ भी ऐसे ही है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई बॉलर यानी कोई प्रॉब्लम, कोई चैलेंज दूर से आपकी तरफ ना आए तो वो दूसरों की तरफ चला जाएगा और दूसरे उसको अवेल कर लेंगे। तो हर चीज़ जो होती है, हर खेल में भी एक चैलेंज होता है और इंसान खेल खेलने के बड़े शौकीन है। आप कोई खेल ऐसा नहीं होगा जिसमें आपका जो सामने वाला खिलाड़ी है वो आपको चैलेंज नहीं देता। तो ज़िंदगी भी एक खेल है। सामने वाला खिलाड़ी आपका मियाँ या बीवी हो सकता है, या माँ बाप हो सकते हैं, या औलाद हो सकती है, या आपके सबॉर्डिनेट, या कोई और बंदा हो सकता है, कोई अजनबी, कोई दूर का, कोई वाकिफ़, तो वो आपको चैलेंज देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको चैलेंजेस बिल्कुल भी ना मिले तो आप बिल्कुल जंगलों की तरफ निकल जाएं। आप जाके तो किसी खुफिया जगह गार में रहना शुरू कर दें जहाँ कोई इंसान आपके लिए चैलेंज लेके ना आए, लेकिन वहाँ भी आप फिर खुश नहीं रहेंगे। सर मेरा एक सवाल है कि ये हम सीखते नहीं हैं, मतलब जितनी भी हम अगर ऑब्ज़र्व करें तो ये हम बाकायदा सीख रहे होते हैं कि लाइफ में नेगेटिव चीज़ें नहीं होनी चाहिए, यानी मेरे साथ मुझे यानी गुस्से नहीं होना चाहिए, डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, यानी स्ट्रेस को लाइफ में कहा जाता है ये हो ही ना, देन अवॉइडेंस के बिहेवियर। असल में ज़्यादातर जो हमारी ज़िंदगी में क्राइसिस हैं या प्रॉब्लम्स हैं या चैलेंजेस हैं, अगर हम माजी बैद में देखें तो उनका कोई हल ही नहीं था और उस वक्त ये बेहतरीन पॉलिसी थी कि वो हो ही ना। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ज़्यादातर जो चैलेंजेस हैं या क्राइसिस हैं उनके बड़े अच्छे हल आ गए हैं। बस चंद ही चीज़ें ऐसी रह गई हैं जिनके अभी कोई हल नहीं आए, जैसे कि टेररिज्म है या कोई इस तरह के मसले हैं जिनका इंसानों ने अभी कोई बहुत अच्छा हल नहीं। ये मेरे ख्याल है मेरा मोबाइल गलत मौके पे बज गया। ठीक, अच्छा, ज़्यादातर जो चैलेंजेस हैं या प्रॉब्लम्स हैं या क्राइसिस हैं अब उनको बहुत अच्छे मंसूबों के साथ, बहुत अच्छे तरीके से, बड़ी अच्छी प्लानिंग के साथ मैनेज किया जा सकता है। बीमारियों की सूरत हाल भी यही है कि पहले ज़्यादातर बीमारियों का कोई इलाज नहीं था, अब ज़्यादातर बीमारियों का बहुत इफ़ेक्टिव इलाज मौजूद है। लेकिन इंसान हिस्ट्री का बड़ा पाबंद है, वो पुराने नज़रियात का बड़ा पाबंद है, वो रवायतों का बड़ा पाबंद है, क्योंकि वो शुरू से ही इंसान कहा करता था कि कोई प्रॉब्लम हो ही ना, क्योंकि जब कोई सोल्यूशन ही नहीं है तो फिर आप यकीनन चाहेंगे कि कोई प्रॉब्लम ही ना हो। लेकिन जब सोल्यूशंस हैं जिसमें आपको डिविडेंड या मुनाफा मिलता है, या जिसमें आपको क्राइसिस हल करने के साथ साथ कुछ तरक्की करने का या आगे बढ़ने का भी मौका मिलता है, तो ईमानियात जो है हमारी, उसमें ये चीज़ शामिल है कि प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
अच्छा, अगर हम इसे उलट कर दें और 2-4 दिन इस तरह सोचने लगें कि प्रॉब्लम होना चाहिए और मैं प्रॉब्लम में से कुछ ना कुछ प्रॉफिटेबिलिटी निकालूंगा, यानी जब हम लोग प्रॉब्लम हल करते हैं तो हम पहले जैसे नहीं रहते और प्रॉब्लम्स में अपॉर्चुनिटीज़ भी छुपी होती हैं, बल्कि चाइनीज़ ज़ुबान में लफ्ज़ क्राइसिस और अपॉर्चुनिटी एक ही लफ्ज़ है, दोनों का मतलब यानी एक ही लफ्ज़ में छुपा हुआ है। तो मेरे एक उस्ताद अमेरिका में टीचर मेंटोर डॉक्टर केनेथ ब्लैंचर्ड हैं, तो वो एक दफ़ा, ये को 25 साल पुरानी बात है, तो मुलाकात हुई तो वो बातों बातों में कर रहे थे कि मैं कल ही परसों अल्लाह से बात कर रहा था कि या अल्लाह मेरे पे कोई इतबार नहीं रहा, कोई भरोसा नहीं रहा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मेरी ज़िंदगी में, तो या अल्लाह को प्रॉब्लम भेज, मतलब मैं बोर हो गया हूँ बहुत, मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे बूढ़ा समझना शुरू कर दिया, पाकिस्तान बुला लेना से तो ये चीज़ें जो है बड़ी वो अजीब लगती हैं बाज़ औक़ात, लेकिन जो हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम पहले से ये सोच के रखें कि प्रॉब्लम ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं और अगर ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो तो बहुत बोरियत होने लगेगी, और ये जन्नत का सॉफ्टवेयर है कि वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दुनिया का जो सॉफ्टवेयर है इसमें जुल्म ज़्यादती भी होगी, इसमें नाइंसाफ़ियाँ भी होंगी, इसमें बहुत अन्याय होगा, इसमें बहुत तंगियाँ भी होंगी, इसमें बीमारी शुमारी भी होगी, इसमें हर चीज़ होगी। और हम चूँकि अभी दुनिया में रहते हैं तो हम दुनिया के सॉफ्टवेयर के मुताबिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो ये जो हमारी पैराडाइम्स हैं या जो ईमानियात है, तो इनमें एक छोटा सा ट्विस्ट अगर आ जाए तो वही चीज़ें हम जो रो धो के करते हैं वही हम हंसी खुशी करने लगेंगे और हमें उसमें वो दूर कहीं वो टनल के आखिर में रोशनी सी नज़र आने लगेगी। मैं एक छोटा सा यहाँ पे किस्सा शेयर करना चाहूँगा। जो आपने बात की ना कि हम चाहते तो कोई भी नहीं है कि प्रॉब्लम्स आएँ, दिस इज़ द सॉफ्टवेयर, जो आप ईमानियात की बात करें। मैं यहाँ से निकला ऑफिस से, रात का वक्त था, सारा दिन काम करके आई वाज गोइंग होम, तो गाड़ी पंक्चर हो गई। अब जब गाड़ी पंक्चर हो गई तो चुसबुस हुआ मैं कि यार गाड़ी पंक्चर हो गई, दाएँ देखा बाएँ देखा, वही पंक्चर लगाने वाला, तो पहले अब मैंने कहा यार इस तरह से तो बात नहीं बनेगी। सो आई स्टार्टेड टू बी थैंकफुल। हाउ आई वेंट बैक, मैंने डिक्की खोली तो जो है ना टायर देखा, जो स्टपनी थी उसमें हवा थी। अगर लो भी ये तो है, फिर वो सारे औजार निकाले, औजार लगा के वो मैंने उसको जैक अप करना शुरू किया। पेंट ऐसे बाऊ बना हुआ था, टाइट मैंने खोली, ये घुटने नीचे लगाए, मैंने उसको कर लिया। काफ़ी दिनों से ये काम भी नहीं किया था, पसीने निकल गए, आधा घंटा लगा मुझे। अच्छा, आपको उस वक्त ये नहीं ख्याल आया कि काश में कोई लड़की होता? सर आया ख्याल, लिटरली आया। एक रिक्शा वाला आया ना, तो मैं उधर देखा, मैं क्या भाई साहब तो उन्हें रिक्शा चला के तो मैं क्या कोई मैं लड़की होता तो अभी तक कितने लोगों ने रोक के कहना था आप बाजी पीछे हो जाए। मैं कहता हूँ मुझे मौका दो, मैंने मौका दियो, मैं करके देना। सिर्फ मैं ये बताना ये चाहता हूँ कि एट दैट पॉइंट इन टाइम डॉक्टर साहब मैंने ये सोचा यार अब करना तो है, किसी ने आके रोकनी ना मदद कर रहा है ना कुछ कर रहा है, तो जो भी है इसको एंजॉय करो, यानी जैसा भी है, और शुक्र अदा करो कि भाई कर सका हूँ मैं। एंड आफ्टर स्ट्रगल ऑफ अबाउट हाफ एन आवर विच वॉज वेरी स्लो थिंग टू डू, मतलब टायर चेंज करने में इतनी देर नहीं लगनी चाहिए, पर क्योंकि कभी किया नहीं तो कभी ये स्लिप हो रहा है कभी वो स्लिप हो रहा है। वो मैं बचपन में बड़ी शरारतें करता था, तो एक दफ़ा अम्मी ने मुझे कमरे में बंद कर दिया, क्योंकि ये भी एक टेक्निक माएँ यूज़ करती हैं कि बच्चे को कमरे में बंद कर देना कि भाई खबरदार जो बाहर निकला। तो पहले तो मैं थोड़ा सा मुँह बसोड़ के बैठा रहा, तो उसके बाद मुझे साथ के हमसायों के घर से ना म्यूज़िक की आवाज़ आने लगी, तो मैंने उठ के डांस शुरू कर दिया। अच्छा, वो माएँ फिर देख भी रही होती हैं चुपके के बच्चा कर क्या रहा है, तो उन्होंने देखा कि मैं तो बड़ा खुश, उन्होंने मुझे वापस बाहर निकाल के 2-3 करारी करा दी पनिशमेंट। उन्होंने कहा कि नहीं इस तरह नहीं, तुम सीधे होते। अच्छा जी, मिस शुमाइला जो हैं उनका एक पेशेंट्स के साथ सेशन भी है विलिंग वेज पे थोड़ी देर में, और मैं चाह रहा हूँ कि इनके होते होते जो मसला हमारे सामने आया है ये भी मैं बयान कर दूँ, और फिर हम अगर मिस रुकें हमारे साथ तो हमें अच्छा लगेगा, अगर जाना चाहें तब भी हम रुक अभी तो टाइम है मेरा ख्याल है। तो मैं मसला जो है सामने पेश कर देता हूँ, देन यू कैन प्लीज़ स्टे विद अस। ये उस्मान तकी साहब हैं डॉक्टर साहब एंड मिस शुमाइला, इनकी अम्मी ने हमसे रब्ता कायम किया है।
मानचेस्टर में मुकीम है। और हुआ ये कि उस्मान तकी की सिस्टर जो हैं उनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला, तो पूरी फैमिली ने सोचा कि हम भी मानचेस्टर चले जाते हैं, तो ये वहाँ पे मूव कर गए। और इनकी अम्मी जो हैं कभी पाकिस्तान, अब्बू भी पाकिस्तान आते जाते रहते हैं। उस्मान तकी साहब ने इस बात को लेकर माँ बाप के साथ काफ़ी झगड़ा किया कि मैं पाकिस्तान में वेल सेटल्ड था, आपने ये मेरी सिस्टर के लिए मुझे क्यों मूव करा दिया, नकल मकानी क्यों कराई। और वो माँ बाप के साथ काफ़ी बदकलामी भी करते हैं, गालम गलोच की भी नौबत आ जाती है। और वालिदैन ये समझकर बर्दाश्त करते हैं कि अभी ये बच्चा है, वैसे इस बच्चे की उम्र 24 साल है। तो हत्ता कि इनके वालिद को, उन्होंने अपने वालिद को भी गालियाँ दी और उनके साथ हाथापाई की भी कोशिश की। अच्छा जी, फिर क्या हुआ कि जो है तकी जो है उस्मान तकी, उनके मुतालिक ये भी वालिदैन को पता चला जब उन्होंने प्रोब किया कि वो अरसा दराज से चर्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रग्स में भी हैं, और उनको गुस्से के शदीद दौरे पड़ते हैं। माँ बाप ने उस बात को मिनिमाइज़ करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए कहा कि भाई इसका एक बहुत ही शदीद एक्सीडेंट हुआ था माजी में, तो हो सकता है कि ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो और इसकी वजह से ये ड्रग्स भी यूज़ कर रहा है, ये जो है गुस्सा भी इसको आ जाता है। तो इस तरह उन्होंने बात को यानी कि रफ़ा दफ़ा करने की कोशिश की। तो बीच में इनकी हिस्ट्री में ये भी इनकी अम्मी बताती हैं कि इन्होंने अपनी सिस्टर पर हमला आवर होने की कोशिश की, जिसकी वजह से बहन ने पुलिस को कॉल कर लिया और बात उस वक्त भी पुलिस ने भी कोई इनके ख़िलाफ़ ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। और अब वो इस बात को लेकर माँ बाप को और बहन को ताने देते हैं कि आपने तो मुझे जेल भेजने की कोशिश की थी और आप लोग तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, कोई एक्सप्लॉइट शायद माँ बाप को कर रहे हैं। और हालिया एपिसोड ये हुआ है, अच्छा एक और बल्कि बीच में वाक़या जो है वो ये भी हुआ कि वो अपनी अम्मी को बार बार कहते हैं कि आई हेट यू, इसी माँ को कहते हैं आई हेट यू, और बिस्तर पे लेटे रहते हैं और उनको ये भी डर है अपनी वेलफेयर का भी है कि मुझे बेड सोर ना हो जाए। बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। और वो फिर कहते हैं कि आप ऐसा करें कि मेरे लिए अब ना कोई फ्लैट का बंदोबस्त कर दें, क्योंकि मैं आप लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ये नहीं कहा कि पहले कुछ शॉपिंग करा दें। शॉपिंग का तो नहीं कहा, मगर सिर्फ 25,000 पाउंड का तकाजा किया। माँ बाप को कहा है कि आप जो है ना मुझे 25,000 पाउंड दे दें, और वरना मैं जो है ना अपनी रिस्ट स्लैश कर लूँगा। और लेटेस्ट ये हुआ है कि माँ बाप से उन्होंने फिर से इस तरह की काफ़ी गालम गलोच बदतमीज़ी की, और माँ को उनके से अब डर भी लगता है कि शी इज़ स्केयर्ड कि मुझे फ़िज़िकली ना मारे या कुछ। तो जब ये लेटेस्ट एपिसोड हुआ है, उन्होंने अपनी कोई इम्तिहान दिए, इम्तिहान के बाद उस्मान तकी साहब के पास टाइम था, तो उन्होंने ये शुरू कर दिया कि मुझे या तो पैसे दो वरना मैं सारे घर की खिड़कियों के शीशे तोड़ दूंगा। और माँ बाप ने बल्कि उन्होंने मशवरा भी दिया कि अगर ये सब नहीं चाहते तो पुलिस कॉल कर लो। तो माँ बाप ने बजाय ये करने के घर छोड़ के चले गए। और जब वापस 2 दिन के बाद आए तो उस्मान तकी साहब भी गायब हैं, 1 हफ़्ता हो गया कि वो घर से भाग गए हैं और उनका कोई अता पता नहीं। माँ बाप जो है वो माँ जो है वो बहुत परेशान है और बच्चे के गम में बड़ी जो है कि वो मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया है, और स्ट्रेस में है और बेहाल है। और वो कहती हैं कि मैं बच्चे से इंतहाई मोहब्बत करती हूँ, मगर मुझे उससे जान का ख़तरा भी है। तो डॉक्टर सदाकत, मैं आपके प्रोग्राम बड़े शौक़ से देखती हूँ, और आप ही मुझे बताइए कि इस मुश्किल सूरत हाल को हमवार कैसे किया जाए और अपने लिए साजगार कैसे किया जाए। अच्छा, ये बड़ा कॉमन सा शौक़ है जो नौजवानों को होता है, और बड़ा कोई ये अजनबी तस्वर नहीं है, ये फैंटेसी है कि ये जो पाबंदियां हैं घर में, या ये मेरी मर्ज़ी नहीं चलती, क्योंकि अमूमन घर में जो बड़े होते हैं तो उन्हीं की मर्ज़ी चल रही होती है और वो क्रिटिसिज्म भी कर रहे होते हैं और वो पढ़ाई के ऊपर भी दबाव दे रहे होते हैं और वो बता रहे होते हैं कि तुम्हें ये ठीक नहीं, तुम्हें वो ठीक नहीं, और घर में कुछ चिक चिक चलती रहती है जिससे कि बदमज़गी होती है। और बंदा सोचता है कि अगर मैं घर से दूर कहीं चला जाऊँ, तो उसका अभी चूँकि जहन मैच्योर नहीं होता तो उसको पता नहीं होता कि
सड़क पे रहना या ज़िंदगी गुजारना घर से दूर कितना मुश्किल है। एब्सोल्युटली। और ये शौक़ चराता सबको है। मुझे याद है एक दफ़ा मुझे भी ये शौक़ चराया घर से भागने का। मैं तो 27 ईयर्स की एज में मुझे ये शौक़ हुआ। मैं डॉक्टर बन चुका था, मैं प्रैक्टिस कर रहा था, और बस एक दिन मुझे ख़्याल आया तो मैं यानी नाराज़ हुआ अपनी बेगम साहबा से, और मैंने जो है घर से मैं गायब हो गया। घर से गायब हुआ तो उस वक्त मुझे नहीं ख्याल था कि मैं कहाँ जाऊँगा, लेकिन जब मैं बाहर चला गया घर से तो फिर मैं एक जाके होटल में मैंने क़याम किया। उस होटल के मैनेजर इत्तफाक से मेरे वाकिफ़ थे, बल्कि मेरे क्लाइंट थे, और मैंने फ़ौरन आसानी यही समझी कि उनसे रब्ता करूँ। तो वो लाहौर में एम्बेसडर होटल है, उसके वो मैनेजर थे, तो मैं जाके तो वहाँ होटल में मैं क़याम करके, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, जैसे कि मुझे यूँ लग रहा था मैं लिबरेट हो गया हूँ। मुझ पर कोई बिल्कुल किसी किस्म की कोई दबाव नहीं है, पाबंदी नहीं है। कोई तकरीबन अगले दिन शाम 4 बजे के करीब कमरे में जो एक्सटेंशन थी टेलीफोन की, तो उसकी बेल बजी, तो मैंने फ़ोन उठाया तो बेगम साहबा थी फ़ोन पर। तो वो कहने लगी कि अच्छा तो आप यहाँ ठहरे हुए हैं। मैंने कहा हाँ जी। कहते अच्छा रहिए, एंजॉय योरसेल्फ, और फ़ोन बंद कर दिया। अच्छा, ये क्या कि जब उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया थोड़ी देर के बाद मुझे बेचैनी होने लगी कि अब अगला स्टेप क्या होगा। आधा घंटा गुजर गया, पौना घंटा गुजर गया, घंटा गुजर गया। उसके बाद मैंने फिर ख़ुद फ़ोन किया अपने बड़े भाई को और कहा कि ये सिचुएशन है, अब आप मुझे फेस सेविंग दे और आके मुझे मना के ले जाएं और ये बात किसी को बताइएगा नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं आता हूँ। वो आए और मुझे ले गए, लेकिन मेरे पास आने से पहले ही उन्होंने सबको बता दिया था कि मैंने बड़ी पुरजोर रिक्वेस्ट की है कि आइए मुझे मना के ले जाइए। बस ये एक मुझे तजर्बे से पता चल गया कि ये कोई करने का काम नहीं है, ये अपनी इज़्ज़त ख़राब करने वाला काम है। बातचीत के ज़रिए मसाइल हल करने चाहिए। अब ये जो नौजवान हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, तो बाकी सब नौजवान कहते हैं कि जी हमें इंग्लैंड भेज दें, हमें अमेरिका भेज दें। ये भी रन अवे किए, टू फ्रॉम, बस कहीं ना कहीं कोई यहाँ से भागना चाहता है और ये कहते हैं मुझे पाकिस्तान से आपने अप्रूव करके तो वहाँ इंग्लैंड जाके सेटल कर दिया, जबकि माँ बाप की अजम्पशन ये होगी कि बेहतर जगह खुश होगा। तो वो इस तरह की बात जब कर रहे हैं तो उनके दरमियान ये मसाइल पैदा हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सोच रखा है कि जी मुझे परेशान किया गया है और बहन की फेवर में मुझे परेशान किया गया है, और माँ बाप के साथ वो अपने जो मज़ाकरात है वो बार बार उलझा लेते होंगे, क्योंकि जो अभी हालात नज़र आ रहे हैं कि वो बदतमीज़ी करते हैं या रूड बिहेवियर माँ बाप के साथ करते हैं। तो ये एकदम तो नहीं होता, ये तो होता है पहले थोड़ी टेस्ट डोज देते हैं। इंसान हमेशा टेस्ट डोज देते हैं थोड़ी सी, और जब टेस्ट डोज में कोई मुनासिब रद्द-ए-अमल किसी की तरफ से नहीं आता वो बढ़ा तो फिर वो फुल डोज देते हैं, पूरा टीका जो आप पिछली दफ़ा भी कह रहे। तो फिर वही चीज़ें जो बड़ी अजीबोगरीब लगती हैं कि माँ बाप के साथ रूड होना, वो नॉर्मल सी लगने लगती हैं, वो नॉन इशू लगने लगते हैं। असल इशू कोई और समझा जाता है, जबकि माँ बाप और औलाद के दरमियान अगर कम्युनिकेशन जो है आबरूमंदाना नहीं है तो असल इशू ये है। बल्कि डॉक्टर साहब किसी भी दो अशख़ास के दरमियान, चाहे मियाँ बीवी हैं, चाहे कोई बहन भाई हैं, चाहे कोई बॉस है, कोई कुलीग है, अगर उनके दरमियान डायलॉग नहीं है, अगर उनके दरमियान में कोई आबरूमंदाना इज़्ज़त से एक दूसरे की बात सुनने और कहने का ताल्लुक़ ही नहीं रहा, तो देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। ये तो डेफिनेटली है, लेकिन होता ये है कि जो छोटी छोटी उलझनें लोगों के दरमियान पैदा होती हैं या अहले खाना के दरमियान पैदा होती हैं, तो उसके लिए पहले कोई ट्रेनिंग नहीं होती कि इतने मुश्किल मौक़ों पर बात कैसे करते हैं। वो किताबों की एक बड़ी अच्छी सीरीज़ है, किसी ज़माने में मैं पढ़ा करता था, उस सीरीज़ का नाम था हाउ टू से इट। यानी किताबों का जो जनरल नेम था वो जो बारी बारी आती थी, तो बड़ा नाम उनका ये होता था हाउ टू से इट, तो आगे छोटा नाम होता था हाउ टू से इट इन बिजनेस, हाउ टू से इट इन स्कूल, हाउ टू से इन लव, हाउ टू से टू योर वाइफ। कैसे कहें, बात कैसे करें, किसी के अगर अफसोस करने जाएं तो कैसे जाएं, किसी बच्चे से ड्रग के मौजू पे बात करनी है कि वो कहीं ड्रग तो यूज़ नहीं करता तो कैसे करें।
तो ये जो ऑड किस्म के मौज़ूआत हैं या ऑड किस्म की बातें हैं, ये हमें अक्सर करनी नहीं, अनडिस्कसेबल, ये अनडिस्कसेबल है। तो सबसे पहले तो इनको डिस्कसेबल बनाना कि ये बात करते कैसे हैं, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो ना थी। हाँ अच्छा, वो जब बात नहीं होती यानी करनी नहीं आती, तो उसके बाद फिर जब वो कभी गुस्सा करते हैं और अंदर से तपिश बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो फिर बात जो है बाहर आती है। यानी जो बात पुरसुकून हालत में बंदा कर ही नहीं सकता, गुस्से की हालत में वो बात भी बंदा कर लेता है। जैसे कि नॉर्मली हमारा खाना हम खाते हैं तो मैदे में जाता है, लेकिन जब हमारा बीमारी होती है तो मैदे से खाना वापस बाहर आता है और वो बहुत बुरा मंजर होता है, बहुत बदबूदार होता है। तो जो ठंडे हालात में बात करना है, ये आर्ट है, ये असल आर्ट है कि जब आप बिल्कुल ठंडे ठार हो तो आप ज़रूरत की बात कर सकें। वो पुराने ज़माने में असला होता था ना, तो वो चलता था, पहले उसे गर्म करना पड़ता था, और मतलब लोग जो है जब भी असला इस्तेमाल करना चाहते थे तो वो पहले उसे धूप में रख देते थे। और उसमें वो एक मिसाल थी उस ज़माने में कि तुप लगसी ते ठुस करसी। अच्छा, वो अंग्रेज़ों के ज़माने में जो हमारे फौजी होते थे तो वो इस तरीके से जब असला जो है पहले उसे गर्म करते थे और फिर वो चलता था। आजकल तो ऑटोमेटिक असला है, तो उसको आप फ्रीज़र में से भी निकालेंगे तो वो चलेगा। वो फीते को आग लगा देते थे। अच्छा, ये हमारे घरों में भी जब बातचीत होती है ना, तो हम नॉर्मल तरीके से पुरसुकून तरीके से बात कर ही नहीं सकते। हम जब कोई वकूआ होता है, जब कोई ताज़ा फड्डा होता है और हम तपे होते हैं, तो हमें बड़े मुंह से फिर हमारी बातें निकलती हैं, अगली पिछली दाएं बाएं की पुरानी। अच्छा, फिर वो बात के अलावा भी हम बहुत सी बातें कह देते हैं। वो उस वक्त चल रहा होता है ना, सिलसिला वो चल रहा होता है। लेकिन अगर हम फौरी बात ना करें और अगले दिन सुबह बात करें पुरसुकून तरीके से, तो बहुत ज़्यादा मसाइल हल हो सकते हैं। पर अगले दिन सुबह हमारा दिल करता है कि आज तो कोई मसला नहीं है, आज तो हालात अच्छे हैं, चुप ही रहो, एक चुप ते 100 सुख। और ये बड़ी गलत फहमी है सर। साइलेंस में कोई सुख नहीं है, साइलेंस किल्स, साइलेंस कॉम्प्लिकेट्स थिंग्स। सर, मैं यही पूछना चाह रही थी कि चूँकि ये जैसे जिस केस की सर बात कर रहे हैं अभी, इसमें बाकायदा एक प्रॉब्लम है। सो पेरेंट्स बहुत फियरफुल भी हैं, बहुत खौफ से भी ऑपरेट कर रहे हैं। तो क्या मसले पे बात नहीं करनी चाहिए उनको, एडिक्शन पर? क्योंकि जितनी भी हिस्ट्री उन्होंने बताई कि वो नॉन इश्यूज़ पर ज़्यादा बात कर रहे हैं कि ये दिला दें, ये हुआ, ऐसा हुआ, और पेरेंट्स जो है वो उनको एक्सप्लेनेशन देते हैं कि नहीं, हमने ऐसा नहीं किया, हमने वैसा नहीं, मतलब जितना भी हिस्ट्री से हमें अंदाज़ा हो रहा है। तो इशू पर बात कैसे बात करनी चाहिए, पर मसले पे बात करने में बड़ी रुकावटें हैं। वो कहते हैं ना कि होंठों के दरमियान और कप के दरमियान बहुत हिकअप्स हैं, तो झिझक होती है, लगता है कि दूसरे को एम्बेरस करने वाली बात है। जब आप किसी डिफ़ॉल्टर से बात कर रहे होते हैं जो पढ़ाई नहीं कर रहा, जो कि रवैये ख़राब कर रहा है, जो ड्रग कर रहा है, तो उसके साथ बात करना हमें लगता है कि ये कोई फसाद पैदा होगा। ये सर ऐसे ही है जैसे किसी ने आपके पैसे देने हो और आप उसे अपने जब पैसे मांगते हैं, वो कोई हीले बहाने, वो कहता है चलो लड़ाई पालो। पैसे मांगना बड़ा मुश्किल बन जाता है, यानी दिए आपने हुए हैं, अपने पैसे लेने हैं, और अब आप सोच रहे होते हैं कि मांगू तो मैं कैसे मांगू। कहीं ना कहीं पे पेरेंट्स अपने आप को जिम्मेदार भी समझ रहे होते हैं कि शायद बिकॉज ऑफ आवर सेल्फ और इनकम। ऐसे बच्चे जब वालिदैन को कह रहे होते हैं ना, आपने मुझे अप्रूव कर दिया, मेरे सारे दोस्त पाकिस्तान में रह गए और आप मुझे यहाँ ले आए हैं, तो जब आप बार बार कोई बात कहते हैं तो एडवर्टाइजिंग की तरह वो मौसर हो जाती है। जब आप बार बार कहते हैं कि आप अच्छे वालिदैन नहीं, तो वालिदैन को लगता है कि वाकई हम अच्छे, गिल्ट ट्रिप पे चले जाते हैं। मतलब उनको यकीन होने लगता है इंसान बड़ा कानों का कच्चा है। अगर आप बार बार किसी को कहेंगे ना कि तुम घोड़े हो, तुम घोड़े हो, तुम घोड़े हो, वो कहेगा अच्छा टांगा ले आओ। वो आगे लगने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इंसान इतना कानों का कच्चा है, मैं हैरान होता हूँ कभी कभी। आप किसी को बोलेंगे यानी आपको कुत्ता काट गया है, आपका कान कुत्ता ले गया है, तो वो कान चेक नहीं करेंगे, कुत्ते के पीछे चल पड़ेंगे कि वो किधर है, उससे जाके तो अपना कान वापस नहीं, कान नहीं चेक करेंगे कि कुत्ता ले भी गया है कि नहीं ले गया। चुगलियों में कितना वजन होता है, कभी आपने देखा है कि लोग एक दूसरे की चुगलियाँ कर रहे होते हैं और बगैर कंफर्म किए चुगली सुनने वाला जो है किसी के खिलाफ तप जाता है। सो इंसानों को जो उनकी आला तरीन सिफत है, यानी बात करना, जी,
इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देखें इस मामले में इंसान इतना स्लो टू प्रोग्रेस है कि इस दुनिया में आने के बाद इंसान ने 2,40,000 साल तक कोई बात ही नहीं की, और तमाम बातचीत पिछले 10,000 साल में शुरू हुई। और इवन अगर आप 300 साल पहले के हालात के ऊपर चले जाएं तो आपको पता चलेगा कि बड़ी महदूद किस्म के अल्फाज थे जिनसे इंसान एक दूसरे तक अपने जज्बात या लुबे लुबाब पहुँचाया करता था। और ज़रा मुश्किल सिचुएशन आ जाए तो बात करना और भी मुश्किल हो जाता है। और ऐसे रिश्तों में जैसे माँ बाप और औलाद में या मियाँ बीवी में बात करना और भी मुश्किल होता है, क्योंकि आपको दाएं बाएं के भी बहुत गिले होते हैं, आपकी तबीयत भी ऊब गई होती है, रोज़ाना एक दूसरे को देख देख के कुछ अनोइंग हैबिट्स होती हैं, एक दूसरे की कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कमज़ोरियाँ भी हाथ में होती हैं। लेकिन वालिदैन के लिए सबसे अहम चीज़ ये है छितर। मैं नहीं इस पे कायल, अगर से पिछली जनरेशन हमारी ये है, और मुझसे भी यही बादशाहों वाला सलूक बहुत हुआ है जी, और बड़ी चित्रौल हुई मेरी बचपन में, और उसका बड़ा फ़ायदा भी हुआ, लेकिन बड़ी घुटन भी हुई। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पिछले ज़माने की बातें अगले ज़माने में नहीं चलती। तो 1960 के दहाई के करीब जो है ये बड़े स्टैंडर्ड प्रैक्टिस थी कि चित्रौल करो, औलाद को काम निकालो अपना, और जब चित्रौल एक ही करो सारे दी कर एंट पखे है तो सारे दी कर दो, लब लब के करो। और अगर कोई पूछे कि मेरा कसूर किया तो कहते हम कसूर नहीं करेंगे तो ऐसी चित्रौल नहीं करेंगे, ऐज नहीं हो सकता। लेकिन आज ज़माना बदल गया है, अब स्मार्टफोन का ज़माना है, अब हर चीज़ बदल गई है, ट्रैवलिंग का अंदाज़ बदल गया है, हमारे ज़िंदगी में और बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें आ गई हैं। तो चित्रौल की बजाय हमें औलाद के साथ जो बातचीत के तरीके हैं, वो भी जो इम्प्रोवाइज तरीके हैं, वो भी थोड़े सीख लेने चाहिए। और उसके लिए हमें कुछ ना कुछ ट्रेनिंग की तरफ जाना चाहिए। देखिए, एक रोज़गार की खातिर लोग 18 साल यूनिवर्सिटियों में और स्कूलों कॉलेजों में गुजार के फिर अमली ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन शादी करने के लिए कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं, बच्चे पैदा करने से पहले कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं, बच्चे पैदा करने के बाद फिर भी कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं, बच्चे जवान हो जाते हैं, हमें कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं, और हम खपते तपते रहते हैं। लेकिन अब आजकल जो कि बहुत आसान है कि आपको कोई मसला दरपेश है और आप गूगल पे लिखते हैं, प्राइवेसी की प्राइवेसी है, रात को 2 बजे भी गूगल जो है अनॉयड नहीं होता, आप कोई बात पूछें तो थोड़ा सा पूछ लेने से थोड़ा आपकी एक डायरेक्शन मुतय्यन हो जाएगी कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अनडिस्कसेबल चीज़ें हैं उन्हें डिस्कसेबल कैसे बनाएं, और जब पुरसुकून हालत में हों तो कैसे बात करें। यानी ऐसी बात जो एहतसाब के ज़ुमरे में आती है, किसी के हवाले से जो हिसाब किताब करने के ज़ुमरे में आती है, जो लेन देन के ज़ुमरे में आती है, और हम फिर सोचते हैं कि नहीं अच्छा भला दिन है, पुरअमन गुजर रहा है, अच्छी खुशियाँ इर्द गिर्द फैली हुई हैं, तो इतने मुश्किल मौजू पे बात करके अपनी खुशियों को बर्बाद ना किया जाए। ये जो क्विक फिक्स है, इससे फिर बड़े मसाइल होते हैं फिर, क्योंकि जल्द या बदेर पैमाने सब्र लबरेज हो जाता है, मुश्किल रिश्तों में बात करना भी मुश्किल हो जाता है, जहाँ हमारी दाल नहीं गलती और बोलती बंद हो जाती है फिर, और फिर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, और फिर सीटी बजने शुरू हो जाती है, और फिर बड़े मसले होते हैं। तो फिर आखिर तो हमने वही करना होता है, यानी बात करना। तो अगर हम शुरू में ही ठंडे माहौल में बात करना सीख लें तो बहुत मुनासिब होगा। और माँ बाप और औलाद के दरमियान आप याद रखिए कि अब चूँकि चित्रौल का ज़माना नहीं, गुफ्तो शनीस से आपने मसले हल करने, तो 2 पहलुओं पे आपको हमेशा औलाद के साथ गौर व फिक्र से चलना चाहिए। एक कि आप कभी अपनी रिस्पेक्ट लूज़ ना करें, जो अल्लाह ने आपको मर्तबा दे रखा है एक माँ बाप होने का, उसकी हिफाजत करना आपकी ज़िम्मेदारी भी है। ये जो अल्लाह ने आपको औलाद का तोहफ़ा दिया है और आप साहिब औलाद हो गए हैं, तो फिर औलाद से अपने इस मर्तबे की इज़्ज़त पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। सो यू शुड बी रिस्पेक्टेड, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, बाकी बातें बात की हैं। और दूसरी बात है, यू शुड बी कनेक्टेड, रिस्पेक्टेड एंड कनेक्टेड। अगर ये 2 चीज़ें आप पूरी कर देते हैं कि आपकी औलाद आपकी इज़्ज़त करती है, आपने यानी उनको इज़्ज़त करना सिखाया है। अगरचे हम ज़्यादातर औलाद को
बस पढ़ाई के ऊपर ज़ोर देते रहते हैं या ज़िंदगी में बड़ा इंसान बनने के लिए कहते हैं, लेकिन ऐन वालिदैन के साथ जो उनका सलूक है वो इतना बुरा होता है, बावजूद इसके कि वो यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे होते हैं पाकिस्तान में या बाहर, लेकिन वालिदैन के साथ उनका सलूक बहुत बुरा होता है। तो वालिदैन कहते हैं कोई बात नहीं, पढ़ता बहुत अच्छा है, इसकी वजह से हमें बड़ा प्राइड मिलता है, हमारी इज़्ज़त नहीं करता तो कोई बात नहीं। मैं समझता हूँ कि जो बच्चे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, आला तालीम हासिल करते हैं, अगर उन्हें वालिदैन से ही बात करना नहीं आता तो दे आर डूम्ड। उनकी ज़िंदगी जो है वो तारीकी की तरफ बढ़ रही है, जल्द या बजाय उनकी ज़िंदगी में बहुत मसाइल आने वाले हैं और उनकी कोई तालीम उन मसाइल से उनको नहीं बचाएगी। सो वालिदैन के लिए इस बात पे कि औलाद से इज़्ज़त के अलावा और कुछ काबिल कबूल नहीं है, इस बात पे उनका पूरा ईमान होना चाहिए। दूसरी बात यह कि वालिदैन का कनेक्शन होना चाहिए, जुड़े हों, वो जब चाहें राब्ता कर सकें। ये नहीं कि उनको बच्चों से राब्ते के लिए बहुत तरले मिन्नतें करनी पड़े। वो बाहर जाएं तो वालिदैन अगर फ़ोन करते हैं तो वो अनॉयड हों या वो फ़ोन ना उठाएं या वो कॉल बैक ना करें, ये चीज़ें काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वालिदैन की तरफ से बहुत सारे वसाइल जो हैं वो औलाद की तरफ चलते हैं, तो वालिदैन बहुत अच्छी तरह निगोशिएट कर सकते हैं। और वो जो प्यार की गंगा बहुत बहाते हैं वालिदैन, साइंस ने, साइकोलॉजी ने अब बिल्कुल इस चीज़ को वाज़े कर दिया है कि हद से ज़्यादा प्यार भी अच्छा नहीं होता। यानी इतनी प्यारी चीज़ है प्यार, और वो भी एक हद के अंदर हो तो अच्छा हो, लेकिन वो टू वे होता है, वो वालिदैन की तरफ से हो और औलाद की तरफ से बिल्कुल ना हो, तो ये कोई प्यार नहीं होता। डॉक्टर साहब, लेवरेज फिर यूज़ करनी चाहिए जो माँ बाप जो औलाद के लिए कर रहे होते हैं, जो सहूलियात दे रहे होते हैं, जिनमें बुनियादी उनकी ज़रूरियात पूरी करने से ले के उनकी तालीम, उनका और जो आसाइशें हैं, तो पेरेंट्स के पास लीवरेज होती है, क्या वो इस्तेमाल करें, कोई चीज़ें रोक लें उनसे? देखिए, दो चीज़ें हैं, एक तो इन्फ्लुएंस है कि वो वालिदैन है, और एक लेवरेज है कि वो औलाद की ज़रूरियात को पूरा करते हैं। जो वालिदैन की तरफ से बच्चों को लाजमी मिलनी चाहिए, वो दो चीज़ें हैं जो कि बच्चों की नीड है। एक, बच्चों की भी रिस्पेक्ट होती है, वालिदैन भी बच्चों की रिस्पेक्ट नहीं करते, ख़ास तौर पर जब बच्चे छोटे होते हैं तो वालिदैन ने भी शॉर्टकट रखा होता है और बहुत ज़्यादा बुरा रवैया रखते हैं, ये समझते हुए कि ये तो बच्चा है तो क्या फ़र्क पड़ता है, इसको तो कोई पता नहीं। लेकिन दूसरी चीज़ जो है वो प्यार है, तो ये नीड है। इस तरह ऑक्सीजन बच्चों की नीड है, तो आप ऑक्सीजन तो बच्चों की कभी नहीं ना रोकते, चाहे वो कसूर करें या वो ना करें। लेकिन जब आप बच्चों की वांट्स पूरी करते हैं, जब आप बच्चों को खिलौने देते हैं, जब आप उनको ब्रांडेड कपड़ों की फरमाइशें हैं जो पूरी करते हैं, जब आप उन्हें बर्गर खिलाते हैं, तो फिर आप निगोशिएट भी कर सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आप इत्मीनान चाहते हैं, आप फ़ख्र चाहते हैं, और आप उन्हें फलता फूलता हुआ देखना चाहते हैं। अब ये जो नौजवान हैं जो कि यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल कर रहे हैं, और तालीम में मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा मसले नहीं है, क्योंकि वो ज़िक्र ना होने का मतलब है कि तालीम में वो ठीक ही हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो अपने माँ बाप पर बहुत एहसान कर रहे हैं, क्योंकि माँ बाप ने शुरू में उनके गिले शिकवे देख के थोड़ा अपोलोजेटिक बिहेवियर अख्तियार किया होगा, और वालिदैन उनके गुस्सा करने से उनकी बात मानते होंगे। जब आप किसी के गुस्सा करने से उसकी बात मानते हैं तो ये रिवॉर्ड है गुस्से के लिए, तो गुस्सा फिर और बढ़ता चला जाता है। तो ये वही बात है, वी टीच पीपल, वो लाइफ लॉ है, हाउ टू ट्रीट अस। तो वालिदैन भी औलाद को बाकायदा ये सिखाते हैं, और घर में ऐसी इनविजिबल सी चीज़ें होती हैं जिससे बच्चा महसूस करता है कि इनविजिबल आईन है घर का। हाँ, मतलब बच्चों को कहते रहना कि हम तो कुछ नहीं है, साड़ी तो खैर है, बस थोड़ी ज़िंदगी है, या इस तरह। आपने कभी देखा है कि साल 1.5 साल के बच्चे को भी वालिदैन ना हर रोज़ बाकायदा दबाते हैं और मुट्ठी चांपी करते हैं उसकी? देखा, वो थका होता है? नहीं, बस ये उसको मुट्ठी चांपी वही जो है सारा कोई तेल से, और ये वो हड्डियाँ होती हैं शायद स्ट्रॉन्ग। नहीं, कुछ भी नहीं, ये एमी खाम खा का लाड है, खाम खा का हेज है।
7-8 साल के बच्चे को माएँ अपने हाथ से खाना खिला रही होती हैं, और बच्चा मुंह उठा के तो कभी उधर टीवी देख रहा होता है, कभी बात नहीं सुन रहा होता, और माएँ जो है उनको नहला रही होती हैं। सो बच्चों को ये कहा जा रहा होता है कि हमारा तो कुछ नहीं, ये सब कुछ तुम्हारा ही है, तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं। तो जो चीज़ भी आप कहते हैं बच्चा उस पर यकीन करने लगता है। वो बहुत जल्द ये मान जाता है कि असल इस घर में जो हीरो है, जो नंबर 1 सिटीज़न है इस घर का, वो मैं ही हूँ। बाकी ये सब लोग जो है रियाया है, बस ये एवं ही है, इनमें कुछ भी नहीं है। सो जब एक घर की प्राइवेसी में ये सब कुछ चल रहा होता है और कोई स्पेक्टेटर्स नहीं होते, तो एबनॉर्मल चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। देयर आर न्यू नॉर्मल्स। वो बदतमीजी उस घर में चल रही होती है, लेकिन चूंकि बाहर से कोई मेहमान अगर नहीं आया हुआ तो वो बिल्कुल नॉर्मल लगता है, और जब बाहर से मेहमान आया होता है तो लोग मोहतात रहते हैं ना। लोग घरों में एक दूसरे के साथ जो सलूक करते हैं, क्या मेहमानों के सामने भी वो एक दूसरे के साथ एवरीबॉडी बिहेव्स। तो इसका मतलब है कि ये जो प्राइवेसी होती है ये भी जालमाना रवैयों पे इंसान को उभारती है जब कोई देखने वाला नहीं होता। और मिसाल के तौर पर अगर आप सोचें कि दूसरे लोग देख रहे हैं, या कोई मुअज़्ज़ज़ इंसान आपकी ज़िंदगी में है वो देख रहा है, जैसे अगर आप सोचते कायद-ए-आज़म देख रहे हो तो मैं ऐसा करूँगा कि नहीं, या फलां जिसकी भी आप बहुत इज्जत करते हैं, किसी रिश्तेदार की, किसी टीचर की, कि अगर वो मौजूद होता तो फिर क्या मैं ऐसे करता। हम अपना स्टैंडर्ड अपग्रेड कर लेते हैं। मुझे याद है शुरू में जब मुझे अपने रवैयों पे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत थी और मुझे बड़ी मुश्किलात होती थी, और मैं अभी सीखने के दौर में था चंद साल पहले, तो मैं अपने मातहतों के साथ बात करते हुए किसी और को साथ बीच में ज़रूर बिठा लेता था कि अगर मैं अपने आप पे या अपने गुस्से पे काबू नहीं रख सकूँगा तो कम से कम इसकी मौजूदगी से मैं अपने रवैयों को कुछ थोड़ा बेहतर, किसी का लिहाज होता है। सो मैं समझता हूँ कि प्राइवेसी अपने घर की मेंटेन नहीं करनी चाहिए। ये जो हम सोचते रहते हैं ना कि घर की गल है बाहर ना निकले, तो घर में बेड़ा गर्क कर लेना उससे बहुत बुरा है बनिस्बत इसके कि आप घर की बात को बाहर निकालें, किसी काउंसलर के पास लेके जाएं, किसी डॉक्टर के पास जाएं, किसी मजाज अथॉरिटी के पास लेके जाएं। मुझे बताएं, व्हाट्स सो बैड अबाउट टेकिंग द मैटर टू द पुलिस? व्हाट्स सो बैड अबाउट इट? यानी अगर एक बच्चा है धमकियां दे रहा है, मैं शीशे तोड़ दूंगा, मैं फलाना, और तोड़ भी देता है और हाथापाई भी करता है, तो इस चीज़ को बईदस क्यास क्यों समझा जाता है कि पुलिस से रब्ता की जाए, 15 को कॉल की जाए? और जहाँ का ये वाक़या है जो यूके की कहानी है, तो वहाँ तो ये बड़े नॉर्म्स हैं, लेकिन पाकिस्तानी घराने जो वहाँ बसे हुए हैं वो अपने इधर से चल रहे हैं ना, वो अपने पाकिस्तानी हिसाब से चल रहे होते हैं, जबकि वहाँ बहुत सिस्टम है कि आप पुलिस तक मामला लेके जाते हैं, लेकिन पुलिस मामले को उस वक्त सीरियस लेती है जबकि हाथापाई हुई हो, जबकि फिज़िकल वायलेंस हो। ज़बानी पे पुलिस ऐसे ही वार्निंग देती है, लेकिन जब फिज़िकल वायलेंस होता है या डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो पुलिस बिल्कुल कभी उसको ऐसे नहीं लेती। लेकिन उसमें मसला किसी को पनिश करना नहीं होता, सुधार होता है मसला। जब आप पुलिस में मामला लेके जाते हैं और अपने किसी फैमिली मेम्बर के बारे में आप पुलिस को कंप्लेन करते हैं और पुलिस आती है और आपको रेस्क्यू करती है, तो उसके बाद थोड़ा हम्बल होने की ज़रूरत होती है, और फिर पुलिस को मौका देना चाहिए कि जो वो आपको एडवाइस करे आप उस पर चलें। अगर पुलिस काउंसलिंग के लिए, रिव्यू करने के लिए कह रही है तो फिर उसके साथ तावन करें। अगर डोमेस्टिक वायलेंस का डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो रहा है या सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो रहा है तो उनको होने दें और उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाएं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये बात जालिमों को बड़ी सूट करती है कि मसला प्राइवेट रहेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। मजलूमों को बहरहाल ये बात बिल्कुल सूट नहीं करती। और मैं आपको बताऊं कि कभी छोटे छोटे बच्चे होते हैं घर में, तो एक बच्चा होता है जिसको कोई चुंडी भी काट देना तो वो बाँ करने लगता है, खप पा देता है, और उसके माँ बाप और दूसरे लोग जो हैं फिर उसके रेस्क्यू को आते हैं। और एक बच्चा ऐसा होता है जो ऐसा बुली होता है, कहते जो किसी ने दसिया ना तो जान काटना। अच्छा, ये जितने जालिम है ना, इनको प्राइवेसी पक्की चाहिए। यानी जो भी बंदा आपको कहे ना
कि मैं जुल्म करूँगा, तुम बताना किसी को मत, मैं खामद हूँ, मैं मजाजी खुदा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो, तो आप उसे बताएं कि नहीं, हड्डियाँ दुखती हैं। लफ्ज़ों की हद तक ठीक है, लेकिन ये जो हड्डियों का मामला है इसका रिस्क मैं नहीं ले सकता, और मैं किसी न किसी से, किसी मेहरबान से, किसी मजाज अथॉरिटी से बात ज़रूर करूँगा। और ये जो एक पैराडाइम है कि घर की बात घर में ही रहेगी, और पेट पे से एक कपड़ा नहीं उठा सकते तो फिर पेट फाड़ देगा कोई ना कोई, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक तो ये पैराडाइम से निकलने की ज़रूरत है। और जब कोई जुल्म करता है तो उसमें एक फैक्टर ये भी थोड़ा बहुत होता है कि कोई जुल्म सहता है तो कोई जुल्म करता है, और अगर कोई अपनी फीलिंग्स बताना शुरू कर दे कि वो ये एक्सेप्टेबल उसको नहीं है, और गुस्से वाले को कोई बता दे कि आपका जो गुस्सा है ये मुझे हद से ज़्यादा तकलीफ़ देता है और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, और इस तरह की पैराडाइम्स में से निकले, इस तरह के ख्यालात में से निकले कि वैसे तो गुस्सा बड़ा करता है पर दिल दा बड़ा चंगा है। भाई ऐसा कौन सा बंदा होता है जो गुस्सा करता है पर दिल दा बड़ा चंगा है? ये फिर उन्होंने एक गुलाफ बनाया होता है कि गुस्सा किया, बाद में जो है फिर जब गिल्ट हुआ तो कुछ ना कुछ खुश करने के लिए बीवी को, या जिस पे भी गुस्सा किया या जिसकी भी पिटाई की, तो उसको कोई ना कोई गिफ्ट ले दिया, उसके थोड़े सदके वारी चले गए, उससे थोड़ी बातें बना दी, और उसको फिर एक नए जुल्म के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। डॉक्टर सदाकत और मिस शुमाइला, हम कंटिन्यू करेंगे और एक ब्रेक लेंगे यहाँ पे। ब्रेक से जब हम पलट के आएंगे, वापस आएंगे, तो हम बात करेंगे इसी केस के मुख्तलिफ पहलुओं में, जिसमें ड्रग भी है, हैश का इस्तेमाल भी है, यहाँ पे होम रन अवे का भी सिलसिला है, घर से भागने का भी है, और वो जो बच्चे ब्लैकमेल करने के लिए जिसके लिए डॉक्टर साहब वीटो थ्रेट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि मैं अपनी रिस्ट काट लूँगा, मैं अपनी जो है ना अपने आप को नुकसान पहुँचाऊँगा, और फिर ऐसे जो है माँ बाप के साथ बदकलामी भी और हाथापाई भी, ये सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अगर ये आपका मसला है तो आप अपने आप को तन्हा ना महसूस कीजिएगा, विलिंग वेज के फोरम पे हेल्प है और ऐसी दीगर जगहों पे भी हेल्प है, मगर अपने आप को बेयारो मददगार मत समझिएगा, हेल्प ज़रूर हासिल करें। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। कहने को थोड़ी सी टेक्निकल सी बात है कि वर्किंग मेमोरी क्यों हम बता रहे हैं, बट आप देखें कि बच्चों के प्रॉब्लम्स में सबसे हाईलाइटेड प्रॉब्लम आजकल ये आ रहा है कि ये पढ़ता नहीं है। तो हो सकता है कि आपके बच्चे में ये एग्जीक्यूटिव स्किल्स जिसको वर्किंग मेमोरी कह रहे हैं, ये एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही हो, और आप उसको इमोशनल और बिहेवियरल लेवल पर ले रहे हो, यानी आप बच्चों को ये समझ रहे हो कि ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है। हो सकता है कि एक्चुअली में रिकॉल करने की उनकी कैपेसिटी ना हो, एक्चुअली में ये जो स्किल है जिसको हम वर्किंग मेमोरी कह रहे हैं, ये वो उनके अंदर एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही है। जो हमने शॉपिंग वाली बात की, तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कोई कैलकुलेशंस की हद तक मामला है, ये मामला उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। यानी कि पुराने तजर्बात को वहाँ जाना, पुरानी सिचुएशन में अपनी गलती पहचान सकना और फिर उससे सीखना, और अभी मौजूदा हालात में क्या करना है, ये सब वर्किंग मेमोरी की मदद से हो रहा है। बिल्कुल। फियर बुनियादी तौर पे अगर नहीं होता जब हम पैदा होते हैं, क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं होता कि कौन सी चीज़ हमें नुकसान दे सकती है, किस चीज़ से हमें फ़ायदा पहुंच सकता है, मगर फियर से इसका मतलब है कि फ़ायदा भी पहुंचता है कि हम वो चीज़ें जैसे सांप है या कोई और ऐसी चीज़ है, उससे हम अपना थोड़ा फासला रखते हैं। मगर जब हम उस फियर को अपनी ज़िंदगी में जगह दे देते हैं और फियर से ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं, और हम किसी ट्रॉमा में चले जाते हैं, कोई ऐसा वाक़या ज़िंदगी में रूनुमा हो जाता है जो हमारी सोचों पर भारी पड़ जाता है, जो हमारी सोचों का हिस्सा बन जाता है, तो उस सिचुएशन में या उससे मिलती जुलती सिचुएशन में वी बिकम फोबिक, हमें उससे डर लगने लग जाता है। और अनलेस हमें कोई गाइड करके
उसमें से ना निकाले, सो वी लिव विद दैट काइंड ऑफ फियर। ट्रू। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, Murray, across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. कहने को थोड़ी सी टेक्निकल सी बात है कि वर्किंग मेमोरी क्यों हम बता रहे हैं, बट आप देखें कि बच्चों के प्रॉब्लम्स में सबसे हाईलाइटेड प्रॉब्लम आजकल ये आ रहा है कि ये पढ़ता नहीं है। तो हो सकता है कि आपके बच्चे में ये एग्जीक्यूटिव स्किल्स जिसको वर्किंग मेमोरी कह रहे हैं, ये एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही हो, और आप उसको इमोशनल और बिहेवियरल लेवल पर ले रहे हो, यानी आप बच्चों को ये समझ रहे हो कि ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है। हो सकता है कि एक्चुअली में रिकॉल करने की उनकी कैपेसिटी ना हो, एक्चुअली में ये जो स्किल है जिसको हम वर्किंग मेमोरी कह रहे हैं, ये वो उनके अंदर एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही है। जो हमने शॉपिंग वाली बात की, तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कोई कैलकुलेशंस की हद तक मामला है, ये मामला उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। यानी कि पुराने तजर्बात को वहाँ जाना, पुरानी सिचुएशन में अपनी गलती पहचान सकना और फिर उससे सीखना और अभी मौजूदा हालात में क्या करना है, ये सब वर्किंग मेमोरी की मदद से हो रहा है। बिल्कुल। फियर बुनियादी तौर पे अगर नहीं होता जब हम पैदा होते हैं, क्योंकि हमें अंदाज़ा। तो नाजरीन, आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कह रहे हैं हम प्रोग्राम में, और यू आस्क्ड फॉर इट प्रोग्राम का नाम जुम्मतुल मुबारक। डॉक्टर सदाकत अली हमारे साथ। आज जिस मसले पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, और उसके 4-5 पहलू हैं। एक पहलू पेरेंट्स की तरफ से है कि पेरेंटिंग में कोई कमी रह गई। डॉक्टर साहब, आपके सामने ये मसला हमने पहले भी डिस्कस किया। एक तो इस नुक्ते नज़र पे गौर कीजिएगा कि पेरेंट्स क्या महसूस करते हैं कि गिल्ट उनको होता है, क्या उनकी तरफ से कोई कमी रह गई है पेरेंटिंग में, 1। नंबर 2, लड़का जो है या बच्चा जो है, वो बेटा हो या बेटी हो, वो माँ बाप को ये जो वीटो थ्रेट्स आप कहते हैं उनको गिल्ट ट्रिप पे डालता है, उनको कहता है कि आपने मेरी ज़िंदगी ख़राब की है। इसमें कितनी सच्चाई है? नंबर 3, इसमें यह कि अगर वो ड्रग्स यूज़ कर रहा है तो वो ड्रग्स में क्यों पड़ गया? और नंबर 4, वो जो घर से भाग गया और अब माँ बाप को लेने के देने पड़ गए कि पहले कम से कम जो भी था हमारे सामने तो था, अब तो यही नहीं पता ज़िंदा है क्या हो गया उसको, और वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। देखिए, वालिदैन जो है इस सोच के साथ चल रहे होते हैं कि उनको पेरेंटिंग आती है। अच्छा। वो अज्यूम करते हैं क्योंकि उनके कुछ बच्चे बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होते हैं और कोई एक आध होता है जो परेशान करता है, तो वालिदैन समझते हैं कि उनको पेरेंटिंग आती है क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के साथ तो वो कामयाब है। ठीक भी बात हुई, ये बात ठीक भी है, लेकिन सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। कुछ बच्चों को स्पेशल थेराप्यूटिक पेरेंटिंग की ज़रूरत होती है और ये पता नहीं होता, और ये हर घर में एक आध बच्चा तकरीबन होता है। तो फिर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वालिदैन को थेराप्यूटिक पेरेंटिंग तो सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि मारपीट आपने करनी नहीं और बच्चे जो हैं उनको आपने मैनेज भी करना है, लीड भी करना है, सीधे रास्ते पे भी रखना है जी। लेकिन जो थोड़ी थोड़ी सी तकलीफ़ होती रहती है ऐसे बच्चों के साथ, वालिदैन वो बर्दाश्त करते रहते हैं, क्योंकि इंसान में एक सिफत ये भी है बर्दाश्त, वो थोड़ी तकलीफ़ बहुत देर तक बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन वो ज़्यादा तकलीफ़ थोड़ी देर भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब देखिए, खातून जिन्होंने हमें ये मसला लिख भेजा है इनबॉक्स में, उन्होंने कई साल तक
थोड़ी थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त की है, लेकिन अब जब कि वो घर से चला गया है तो ये तकलीफ ज़्यादा है जी और काबिल बर्दाश्त नहीं है जी, और इसलिए उन्होंने इस मसले का हल पूछा। राइट। अच्छा, अब आम तौर पर जो बच्चे ड्रग्स करते हैं या पटरी से उतरी हुई ज़िंदगी बसर करते हैं तो वालिदैन उनको रोकते हैं, टोकते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं, तो वो आगे से फिर ऐसे रिएक्ट करते हैं कि वालिदैन थोड़ा बेबसी से, खामोशी से देखने लगते हैं, जैसे कि वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेंगे और वालिदैन को हॉल पढ़ने लगते हैं कि पता नहीं कमरे में क्या हो रहा है, या मैं खाना नहीं खाऊंगा। वीटो थ्रेट्स, वीटो थ्रेट्स का मतलब ये है कि जब फैमिली मेंबर इस बिना पे दूसरे को थ्रेट दे रहे हो कि दूसरे का प्यार बेपनाह है और वो साफ सरफेस पे नज़र आ रहा है और उस प्यार का जो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए वो थ्रेट करते हैं कि मैं फिर कॉलेज नहीं जाऊंगा, मैं फिर ये कर दूंगा, मैं फिर अपनी रिस्क काट लूँगा, नहीं तो फिर मैं घर से भाग जाऊंगा। ये सारे काम अपने नुकसान के हैं, लेकिन वो एक ऐसे शख्स को कह रहे हैं जो उनसे बहुत प्यार करता है। ये वीटो थ्रेट्स आप ये नहीं देखेंगे कि कोई अजनबियों को दे रहा है कि जी मैं फिर पढ़ूंगा नहीं, तो ना पढ़ कभी साड़ी बला नूं। तो वालिदैन जो हैं चूँकि प्यार बहुत करते हैं और प्यार का इजहार बहुत करते हैं, तो औलाद को जब ये पता चल जाता है कि मैं अगर बात करूँगा कि मैं फिर पढ़ाई नहीं करूँगा या मैं ऐसे नहीं करूँगा या मैं वैसे नहीं करूँगा, तो ये फिर मेरी बात मान लेंगे और बात मान भी जाती भी है। एक तो वालिदैन को ये समझ लेना चाहिए कि जो बातचीत है इस मौजू पे, जो मुश्किल मौजूआत है जैसे रनअवे का मौजू है या आप बात कर रहे हैं ड्रग्स के मौजू पे, तो ये पहले सीखना पड़ता है। इसमें आप इशारे किनारे में बात नहीं करते, आप गोल मोल बात नहीं करते, आप सीधी और स्ट्रेट बात करना सीखते हैं और इसमें आप बहुत गौर व फिक्र करके अपना रद्द-ए-अमल चुनते हैं। ये जो हम घरों में ये इस तरह की बातें करते हैं कि नो इट्स ऑल राइट, ज़रा सी किसी ने कहा कि मैं मतलब अपोलोजाइज़ करता हूँ, बच्चा कोई ऐसी बात करता है तो वो कहेंगे इट्स ऑल राइट, इट्स ओके, या बच्चा कोई रात को देर से आया है तो भी इट्स ऑल राइट, इट इज़ ओके, या फला दोस्त से मिलता है और आप मना करते हैं। तो इन चीज़ों में हमेशा वालिदैन को अपना जो रिस्पॉन्स है वो सोचा समझा होना चाहिए जी। जैसे कि बच्चा लेट आया है और उसके लिए वो कोई बहाना कर रहा है तो आप बिल्कुल भी इट्स ऑल राइट या इट्स ओके ना कहें, बल्कि बोले कि आई सी, मतलब मैं बहुत इस चीज़ को तजब्ज़ब से देख रहा हूँ, या इस तरह का कोई माहौल जैसे कि आपका एक छोटा सा जवाब जो जाहिर करे कि आप मुतमिन नहीं हैं, ओके नहीं, एंडोर्स नहीं करना। और ज़रा सी बात पे वालिदैन जो उधार खाए बैठे होते हैं सदके बारी जाने के, वो नहीं करना कि बच्चे ने ज़रा अपनी गलती का इकरार किया है और आप इतने निहाल हो गए, इतने खुश हो गए कि बच्चे ने फिर आपको कहा अच्छा जी आप बर्गर मंगाओ। जो बच्चे जो है गलती करते हैं और उस मामले पे अभी बात चल ही रही होती है और माँ बाप ज़रा भी मुतमिन हो जाते हैं तो वो नया फरमाइशी प्रोग्राम शुरू कर देते हैं। अब वालदा की जो परेशानी है इस मसले में, पहली बात तो ये है कि वो अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें कि उसको किसी ने अगवा नहीं किया, अच्छा वो गुम भी नहीं हुआ, वो मिसिंग पर्सन भी नहीं है, वो 24 साल का है। तो ऐसे बच्चे ने अगर घर से जाने का फ़ैसला किया है तो इसका एक पहलू खुशाइंद है कि उसने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है अपने रोटी कपड़ा और मकान की, कोई ठिकाना या वो अमली तजर्बा करके देखना चाहता है कि वो आया ऑफ हिज ओन सर्वाइव कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो इसमें ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है कि आप दीवानावार उसके पीछे चल पड़ें और आप पीछे चल के तो उसके मिन्नत समाजत करके उसको घर में लाएं और वो फिर मुग़ल आज़म बन के घर में दोबारा, बल्कि उसको कहें गए थे जा शक्ल ना बखाई। नहीं, ये नहीं तरीका। आप पार्टिंग किक नहीं देते जब कोई बच्चा घर से जाने की बात करता है, तो आप ये नहीं कहते दफ़ा हो जाओ, तुम्हारे बगैर तो हमारी ज़िंदगी सुखी हो जाएगी। नहीं, आप कहते हैं कि ये जो तुम जाना चाह रहे हो
ये कोई अच्छी बात नहीं है। मसले बातचीत से हल करते हैं, और ये जो तुम हमें छोड़ के जा रहे हो तो ये हमें रिजेक्शन लग रही है, और हम अगरचे इस पोजीशन में नहीं है कि तुम्हें बाजुओं से पकड़ के ज़बरदस्ती यहाँ बिठा लें। तुम एक नौजवान हो, तगड़े नौजवान हो, और तुम जाना चाहते हो तो हम तुम्हें ज़बरदस्ती रोक भी नहीं सकते, लेकिन तुम्हारे जाने से हमें बहुत दुख होगा, और हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला तुम्हें महफूज रखे और घर वापसी की तौफीक दे, और अपने मसाइल बातचीत से और सोच विचार से हल करने की तौफीक दे। तो जब आप इस तरह की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग फिर जाते नहीं, रुक जाते हैं, या अगर जाएं तो उन्हें ये बात याद आती रहती है। लेकिन अगर कोई चला गया है तो फिर आप थोड़ा इंतज़ार कर लें, और पुलिस को रिपोर्ट ज़रूर करना चाहिए हमेशा। जब भी कोई बंदा घर से नाराज़ होकर गायब हो जाता है और अपने वेयर अबाउट्स नहीं बताता, तो आप पुलिस को बता देते हैं कि नाराज़ होकर गया है पर हमें वेयर अबाउट्स नहीं पता, तो आपके नोटिस में ये बात ला रहे हैं, शायद आपकी मदद की ज़रूरत पड़े। जो फैक्चुअल पोजीशन है वो आप बता दें। अच्छा, लेकिन जब वो वापस रब्ता करता है तो वो अमूमन इस तरह होता है कि या तो किसी दोस्त के ज़रिए रब्ता करता है, कि दोस्त जो है उसको कहना कि ज़रा वालिदैन को टेस्ट करो, टेस्टिंग दी वाटर के उनके क्या हालात हैं, क्योंकि जो घर से इस तरह जाता है वो चाहता है कि जब वो घर से जाए तो पीछे घर वाले ना खाना खाएं, ना कपड़े बदलें, और ना ही अपना ख्याल रखें, सोग में बैठे रहें। तो उसका हाल ये है कि आप अपनी ज़िंदगी को चलते रखें, अगरचे अपनी फीलिंग्स को आप बहुत ज़्यादा काबू में नहीं भी रख सकते तो थिंग्स टू डू करते रहें, यानी अमली तौर पर वक्त पे कपड़े बदलना, खाना खाना या वॉक करना, यानी जो करने वाले काम है, जो टेंजिबल काम है वो आप करते रहें। लेकिन अगर आप गम कर रहे हैं तो फिर अल्लाह की तरफ नज़र करें और ग्रेसफुली इस सिचुएशन को कबूल करें, और अल्लाह से दुआ करें कि वो जहाँ भी हो महफूज हो। फिर जब वो राब्ता करता है तो बाज़ औक़ात ये कहता है जी मेरी वो फलां चीज़ें घर में रह गई हैं तो मैं वो लेने के लिए आना चाहता हूँ, तो फिर या किसी दोस्त के ज़रिए राब्ता होता है, बातचीत शुरू होती है, तो आप बताते हैं कि ये आपका भी घर है, हमारा भी घर है, यहाँ हम बातचीत के ज़रिए मसाइल को हल कर सकते हैं। बुनियादी शर्त यह है कि जियो और जीने दो की पॉलिसी पे बातचीत हो, और आप जब चाहें घर आ सकते हैं, और अगर वो घर आने के लिए कोई शराइत पेश करे तो फिर आप बिल्कुल भी कबूल ना करें। आप कह सकते हैं कि अच्छा अभी आप तजर्बा करना चाहते हैं दुनिया का, अच्छा शराइत अपने गट्स को अगर आजमाना चाहते हैं कि आप कैसे सरवाइव कर सकते हैं, हमें उम्मीद है आप में बड़े गट्स हैं और आप सरवाइव कर सकते हैं, आप अपने लिए राहें तराश सकते हैं, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। हमें आपकी सलाहियतों पे कोई शुबा नहीं है, आप जब भी इरादा कर लेंगे तो अपनी ज़िंदगी को टर्न अराउंड कर लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता जब वो घर आने की वापसी की बात करता है तो फिर आप और खुल के बातें करना, ये मैं बात कर रहा हूँ जो 24 साल का है, जो टीनेजर है उसकी आप जल्द से जल्द वापसी की कोशिश करते हैं। ये उम्र के हिसाब से होता है, जितनी छोटी उम्र हो आप चाहेंगे कि जहाँ तक हो सके जल्दी से घर वापस आ जाए, लेकिन जो जो उम्र बढ़ती चली जाती है लोग अपने आप को ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, तो फिर उनके साथ मुज़ाकरात करने के बाद ही उन्हें घर आने की राह दिखानी चाहिए। तो ये 24 साल के हैं और ये उस तरह मानों में बच्चे नहीं हैं, और जब ये वापसी की बात हो तो आप बता सकते हैं कि जो शराइत वगैरह आपकी हैं उनमें से जो मुनासिब चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आपके इस भागने से आप ये ना समझें कि आपको कोई लेवरेज मिल गया है या इस वजह से हम कोई आपको ज़्यादा कोई निस्बतन लचकदार रवैयों का मुजाहरा करेंगे। और ये जो आप कहते रहते हैं कि आई हेट यू, ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, ये अच्छे अल्फाज नहीं है। आप कहते हैं जी मैं कमरे में इसलिए बैठा रहता हूँ कि मैं आपको देखना नहीं चाहता और बिस्तर पे लेटा रहता हूँ, और अब मुझे डर है कि कहीं मुझे बेड सोर्स ना हो जाए। तो मैं आपको बताऊँ ये बहुत नौजवान वालिदैन को यही बात कहते हैं, और हकीकत ये है कि बेड सोर इस तरह नहीं होते, नौजवानों को बेड सोर नहीं होते, वो तो बेसुध जो लोग डायबिटीज़ में या कोमा में या किसी हालत में होते तो उनको होते। ये वालिदैन को हमें डरा के बहुत से बच्चे कहते हैं आई हेट यू, पहले मुझे शॉपिंग करा दें, फिर मुझे कहीं फ्लैट ले दें, मेरा को बंदोबस्त कर दें। तो ये बहुत बचगाना सी बातें हैं, इन बातों को गौर से सुनने करने का कोई मौका नहीं है।
और आप बता सकते हैं कि ये बड़ी अजीब सी बात आप कर रहे हैं कि आप जाके कहीं हमसे दूर रहना चाहते हैं और हम ही बर्दाश्त और हम आपकी ये सारा इंतज़ाम भी करें। तो ये अगर आपको बहुत शौक़ होगा, जब आप कमाने लगोगे, आप इंडिपेंडेंट रहोगे, तो फिर आप अलहदा रहना चाहो तो फिर आप रह सकते हैं। इन ए नटशेल मैं इनको ये कहना चाहूँगा कि अब जब के वो चले गए हैं जी, मैं नहीं चाहता कि कोई भी अपने घर से जाए, लेकिन अब जब कोई चला ही गया है, इतना कष्ट किया है उसने, इतनी मुश्किलात में पड़ा है, तो उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ये एक बेहतरीन मौका भी है। और मुज़ाकरात करते हुए तहम्मुल के साथ जब आप चलें तो पहले आप खुश दिली से कह सकते हैं कि घर आके मसले को डिस्कस कर लें। जब घर आने की बात करें तो आप बता सकते हैं कि अगर थोड़ा बहुत तजर्बा करना है तो बहुत अच्छा है, आप ज़िंदगी का तजर्बा कर लें। अगर कहीं हमसे मिलने का मूड है तो चलें बाहर कहीं मिल लेते हैं, घर पे नहीं मिल सकते तो किसी पार्क में या किसी रेस्टोरेंट में मिल लेते हैं जहां हम मुज़ाकरात कर सकते हैं। या फिर हम इस तरह की बात भी कर सकते हैं कि घर आप ज़रूर आइए, लेकिन घर में जैसे बाकी लोग रहते हैं अच्छे तरीके से आप भी रहिए, इज़्ज़त कीजिए, इज़्ज़त कराइए और अपनी ज़िम्मेदारियाँ उठाइए और अपने आप को एक ज़िम्मेदार इंसान के तौर पर लेके आगे चलिए, तो हमारा कोऑपरेशन आपके साथ होगा। हो जाता है असर? देखिए बिल्कुल असर होता है अगर अहले खाना आपस में सॉलिडरिटी शो करें और तड़प तड़प के ना दिखाएं और तहम्मुल से ख़ुद भी बात करें और लूज़ टॉक ना करें, क्योंकि लूज़ टॉक हम में से कोई भी कर सकता है, अहले खाना में से कोई भी लूज़ टॉक कर सकता है और ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। आप देखिए कभी वालिदैन के रवैये 2 साल के 3 साल के बच्चे के साथ कितने बुरे होते हैं, और उन रवैयों को देखते हुए कोई ताज्जुब नहीं होता कि जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो वो वापस वालिदैन को कॉपी करते हुए वही रवैये लौटा देते हैं वालिदैन को। तो एक तो ये है कि जो बेबस बच्चे हैं 2 साल 3 साल 4 साल की उम्र के, उनको भी पूरा इंसान समझे और उनकी भी इज़्ज़त करे, उनकी भी नाजायज़ बात कभी ना माने। बुनियादी रोल ये है कि अगर वालिदैन एक दफ़ा मुंह से ना कह दें तो ना बरकरार रखें, हाँ कह दें तो उसको पूरा करें, लेकिन हाँ और ना सोच के कहें। ये नहीं कि बच्चे को हर बात पे ना कह दें और फिर बच्चा रो के दिखाए, पल्लू पकड़ के साथ चलने लगे तो फिर वही बात मान भी ले। अपनी क्रेडिबिलिटी बनाएं, व्यार बनाएं अपना। ये जो अपना व्यार है ये बहुत ज़रूरी है, एतबार है वो बहुत ज़रूरी है। तो जो कहें वो करें, जो नहीं करना वो मत कहें, और ये छोटी छोटी बातों को ज़रा समझ लें। और ये तो अल्लाह का भी हुक्म है कि तुम वो कहते क्यों हो जो तुम करते नहीं जी। तो फिर हमें इन बातों पे फिर अल्लाह की इस हिकमत पे भी गौर करना चाहिए। और औलाद के हवाले से कुछ तंगी, कुछ परेशानी का सामना वालिदैन को हो सकता है, इसका अल्लाह ताला ने भी इशारा किया है कुरान पाक में। ये टेस्ट है। हाँ, तो औलाद भी हमारे लिए टेस्ट है। फिर भी हम औलाद को बड़े शौक़ से मांगते हैं अल्लाह से, और जब हम औलाद मांगते हैं तो फिर अल्लाह से हौसला भी मांगें कि औलाद को अच्छे तरीके के साथ ज़िंदगी में हम आगे बढ़ा सकें, अपनी लेगेसी उनके हवाले कर सकें और वो आगे चल सकें। तो फिर इन सब बातों के लिए हमें बहुत कुछ लर्न करने की ज़रूरत है। बच्चे हमें एकदम तंग करना नहीं शुरू करते, ये पहले छोटे छोटे होते हैं तो हम कहते हैं ये तो बिल्कुल मासूम है, ये तो कुछ करेंगे ही नहीं, लेकिन फिर पता नहीं किस वक्त वो अचानक बड़े हो जाते हैं, पर वक्त तो लगता है। तो हमारे पास सीखने के मौके होते हैं। मैं आपको सिंपल 2-3 बातें कह के तो प्रोग्राम को हम वाइंड अप करेंगे। पहली बात मैं ये आपको बताऊं कि पहले ज़माने गए, अब ये नए ज़माने आ गए जो फास्ट ट्रैक पे ज़िंदगी है। अगर आपका बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो आप अज्यूम कर लें कि वो ड्रग्स के साथ तजर्बात करेगा और उसमें इम्कान है कि वो एडिक्शन में भी जा सकता है, तो आपको पहले इस बारे में सीखना होगा। अगर आपका बच्चा टीनेजर है तो वो एक दिन आपको ज़रूर कहेगा कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता, आप मुझे एप्पल का आईफोन लेके दें, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, या इस तरह की कोई बात कहेगा। तो आपको इस सवाल का सही जवाब देने का पहले से शऊर होना चाहिए, सीखा हुआ होना चाहिए। ओके।
कोई 2 दर्जन सवाल हैं जिनका जवाब आपको आना चाहिए। मुझे बताएं, आपको अगर इम्तिहान में कहा जाए कि ये 2 दर्जन सवाल है जिनमें से 6 सवाल आपको इम्तिहान में आएंगे, तो ये काफ़ी बड़ा गेस्ट पेपर है। और आपके लिए बड़ी आसानी है कि आप कम से कम ये 2 दर्जन सवाल अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें, और फिर जो भी 6 सवाल आपके इम्तिहान में आए कभी भी, तो आप उनको अच्छे नंबरों से उस इम्तिहान को पास कर सकें। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें औलाद वालिदैन का इम्तिहान ज़रूर लेती है। औलाद के दिल के अंदर झांक के देखें। मुझे अरसा दराज हो गया है, मैं नौजवान बच्चों के इन्हीं मसाइल के साथ शब व रोज़ गुजारता हूँ। मैं आपको बताऊँ कि औलाद को कमज़ोर वालिदैन पसंद नहीं है, औलाद को हमेशा तगड़े वालिदैन पसंद होते हैं। कमज़ोर वालिदैन के साथ वो बदसलूकी ज़रूर करते हैं क्योंकि वो उन्हें पसंद नहीं होते, तो आपको तगड़े वालिदैन होना चाहिए। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में CEO अगर कमज़ोर हो तो उसकी कोई नहीं सुनता। किसी मुल्क में हुकूमत की रेट ना हो तो समझे उसका भी अंजाम आखिर में यही है कि मुझे क्यों निकाला। ट्रू। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर अल्लाह ताला आपको कोई किसी कुर्सी पर सरफराज करता है, किसी मर्तबे पर रखता है, तो फिर उस मर्तबे की हिफाजत, उस कुर्सी की हिफाजत करना आपकी ज़िम्मेदारी भी है, और उससे जो मुतल्लिका स्किल्स हैं वो सीखना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। जब आप लाइफ स्किल्स सीखते हैं तो फिर आप अपनी औलाद को भी लाइफ स्किल्स सिखा सकते हैं जी। और जहाँ लाइफ स्किल्स सीखी होती हैं वहाँ झिक नहीं होती, वहाँ चिक नहीं होती, वहाँ एक शाइस्ता तबादला ख्यालात होता है जिसमें मुश्किल से मुश्किल मसाइल को आसानी से हल कर लिया जाता है। सो मैं दुआगो हूँ कि खातून का बेटा जो है जितनी जल्दी हो सके अपने घर में वापस आए ताकि माँ के दिल में भी ठंड पड़े। लेकिन आइंदा के लिए ऐसे वाक़यात की अगर वो रोकथाम करना चाहती हैं तो वो फिर इसके लिए अपने आप को एजुकेट करें। सदाकत क्लिनिक की sadakat-clinic.com के नाम से वेबसाइट है सदाकत क्लिनिक की, जो उर्दू वेबसाइट है। उसमें मेरा एक हाइपर टेक्स्ट नावल है जी, ये हमारे पीछे स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है। अच्छा जी। वो जो हाइपर टेक्स्ट नावल है जी, उसका नाम है कहाँ कहाँ से गुजर गया। मतलब ये है कि कोई रनअवे लड़के की कहानी है, जो बच्चा घर से भागता है लड़का, तो उसकी कहानी है कि जब वो घर से भागता है तो किन किन मुश्किल हालात में से वो गुज़रता हुआ अपनी मुख्तलिफ़ कहानियों के अंजाम में पहुँचता है। इसमें 37 कहानियाँ हैं और पढ़ने वाला क्लिक कर सकता है कहानी के हर मोड़ पे कि जो लड़का घर से भागा है वो इस दोराहे पर खड़ा है या इस चौराहे पर खड़ा है, तो वो क्या चूज़ करेगा आगे, और आप उसके लिए क्लिक करके चूज़ कर सकते हैं कहानी का अगला मोड़, और फिर आप पढ़ते हुए एक नए मोड़ पे आते हैं और वहाँ फिर पिक एंड चूज़ होता है कि क्या वो घर से भागेगा तो किसी दोस्त के यहाँ जाएगा, या बस स्टैंड पे जाके तो किसी और शहर में चला जाएगा, या वो होटल में जाके रहेगा, या घूम फिर के थोड़ा सा फिर वापस आ जाएगा। जब वो लाहौर पहुँचेगा अगर घर से भाग के, तो वो ग्वाल मंडी में जाएगा तो फिर क्या होगा, और वो गुलबर्ग में जाएगा तो वो फिर क्या होगा, और वो ये करेगा तो क्या होगा। तो ये सारी कहानियाँ उसमें दी हुई हैं और हर कहानी में आप वापस पीछे जाके फिर अपनी चॉइस बदल भी सकते हैं। ये जो खुद आप कहानी पढ़ेंगे, होम रनअवे की कहानी, जिसमें मुख्तलिफ साइंटिफिक बातों को, साइकोलॉजी के राज़ो न्याज को तरतीब से बखेरा गया है। अगर आप ये कहानी पढ़ेंगे कहाँ कहाँ से गुज़र गया, जो एक नौजवान जिसका नाम पप्पू है उसकी कहानी है, जो फैसलाबाद से घर से भागता है और फिर उसके मुख्तलिफ कहानियाँ जन्म लेती हैं। अगर आप हर कहानी पढ़ेंगे और वापस आके फिर एक नई चॉइस लेंगे और फिर आप जाके कहानी का अंजाम देखेंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपको नावल पढ़ते हुए जिस तरह ये सहूलत है कि एक कहानी ख़त्म होने के बाद आप फिर शुरू में आके नए सिरे से एक चॉइस बना सकते हैं, तो जो बंदा घर से भागता है कई दफ़ा वो उसके पास चॉइसेस होती हैं कि वो वापस मुड़ के अपनी ज़िंदगी में रोशनियाँ बखेर ले, और कई दफ़ा उसके पास चॉइस नहीं भी होती
और वो अंधेरों में खो जाता है। अल्लाह सबके बच्चों को सलामत रखे और अच्छी राहें तराशने का मौका दे। तो ये जो सदाकत क्लिनिक की वेबसाइट पे जो एक नावल है, हाइपर टेक्स्ट नावल, इसमें क्लिकेबिलिटी है, आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ करके मुख्तलिफ़ कहानियों को आगे बढ़ा सकते हैं और जो इसरार और रमूज़ हैं होम रन अवे के वो आप समझ सकते हैं और कैसे इनसे बचना है। उसमें बहुत सी रहनुमाई है जो कि सब वालिदैन इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर सदाकत अली। नाजरीन, आज जो हम बात कर रहे थे, बच्चों की बात कर रहे थे। बच्चे, डॉक्टर साहब ने जिस तरह कहा कि जब आप किसी बच्चे अपने को यूनिवर्सिटी भेजते हैं तो ये जहन में रखें कि वो भी ड्रग्स कर सकता है, आपके जहन में होना चाहिए। रन अवे की बात करें, डॉक्टर साहब ने बताया कि कोई टीनेजर किसी न किसी वक्त पे 6 में से 1 घर से भागने की कोशिश करता है या घर से भाग जाता है। और ये जो वीटो थ्रेट्स की बात कर रहे थे कि मैं अपने आप को ये नुकसान पहुंचा लूँगा, ये कर लूँगा, ये सारी चीज़ें हकीकत पे मबनी हैं। ये कोई किसी और की बातें नहीं हैं, ये कभी हमारे साथ भी हो सकती हैं, हमारी आप बीती भी हो सकती हैं। और ये जो वो कहाँ से गुज़र गया, अगर आप ये कहानी पढ़ें तो इसमें से भी आपको बहुत सी राज़ो न्याज़ की बातें पता चलेंगी। www.sadaqatclinic.com पे आप अगर क्लिक करें, वहाँ पे जाएं तो ये आप पढ़ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे उम्मीद है कि आज की डिस्कशन से भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा। डॉक्टर सदाकत अली, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम और इंशाल्लाह फिर जुमातुल मुबारक को आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।